वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनूप उपाध्याय आप सभी के लिए एक बार वापस से एक नया टॉपिक लेके आया हूं विच इज रिलेटेड टू द करप्शन एक्ट, राइट। द प्रोटेक्ट जो भी स्टेट गवर्नमेंट या कहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून जो बना है उसका नाम है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो ये जो एक्ट है डियर स्टूडेंट्स, यह जुडिशरी के लिए तो एकदम गोल्ड है, बहुत वैल्यूएबल है। तो जुडिशरी के साथ साथ मैं आपको पहले बता दूं, जुडिशरी में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको जुडिशरी में यह आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस नाम से आता है? मेंस आंसर राइटिंग में आएगा। क्या आएगा? करप्शन इन इंडिया के नाम से आपको बोल दिया जाएगा कि करप्शन इन इंडिया, भारत में भ्रष्टाचार है। क्या बोल रहा हूं? भारत में भ्रष्टाचार के नाम से इसमें ऐसे राइटिंग जरूर एग्जाम में आता रहता है और पूछा जाता है। तो बिल्कुल आपके लिए ऐसे राइटिंग के लिए बहुत ही तगड़ा सब्जेक्ट है। साथ साथ आपको मैं बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेट पीएससी की, तो स्टेट पीएससी हो गया, यूपीएससी वगैरह एग्जाम्स हो गए, उनमें भी यह सब्जेक्ट पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच क्वेश्चंस का बंडल बनता है। तो आज का टॉपिक जुडिशरी प्लस नॉन जुडिशरी स्टूडेंट सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस एक्ट के बारे में कि ये जो आपका एक्ट है इसका क्रमांक क्या है। तो एक्ट नंबर 49 मतलब 1988 के अंदर कौन से नंबर का ये कानून बना था? 49 नंबर का कानून बना था। अब 49 नंबर के कानून को आज हम पढ़ेंगे 1988 के 49वें, ठीक है, 49वें मतलब 49 नंबर एक्ट को। तो सभी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या मैं प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल हूं? अगर यस तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें और हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले सभी को लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले ये बताऊंगा मैं, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, यह एक पार्लियामेंट के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा पारित एक सेंट्रल लॉ है, केंद्रीय कानून है, ठीक है, एक सेंट्रल लॉ है। इसको एनेक्ट क्यों किया गया था? यह कानून बनाया क्यों गया था? क्योंकि हमें इंडिया से करप्शन को क्या करना था? कॉम्बैट करना था। कॉम्बैट का मतलब होता है करप्शन को मिटाना है, करप्शन को हटाना है, भ्रष्टाचार को रोकना है। इस उद्देश्य से यह कानून बना था। हाँ, अब देखिए कॉम्बैट करना है करप्शन कहां पर? इन गवर्नमेंट एजेंसीज, जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसी इंडिया में वर्कआउट कर रही है उनके अंदर करप्शन को कॉम्बैट करना। और दूसरा, पब्लिक सेक्टर बिजनेस इन इंडिया, जितने भी पब्लिक सेक्टर के बिजनेसेस हैं इंडिया में, वहां पर भी करप्शन को हटाने के लिए, मिटाने के लिए हमारे पास एक एक्ट बना, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। तो देखो, किसी भी एक्ट को स्टार्ट करने से पहले तो सबसे पहले मैं आप सभी को यह बोलूंगा, क्या यहीं से भ्रष्टाचार 1988 में ही था? उसके पहले भ्रष्टाचार नहीं था क्या? नहीं, भ्रष्टाचार तो जन्मों जन्मों से चलता हुआ आ रहा है। तो मेरा आप सभी से ये क्वेश्चन है कि क्या भ्रष्टाचार के लिए कानून 1988 में ही बना, 1988 में ही मिला, या फिर इसके पहले कानून भी बने होंगे, या उसके पहले भी कुछ ना कुछ रहा होगा? तो हर एक्ट का कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहता ही रहता है। तो चलिए इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में किस चीज को पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि यह कानून क्या शताब्दी पहले से ही था, 100 साल, हजारों साल पहले से था? तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, बिल्कुल ये सच है, ठीक है। ये जो कानून है आपका डियर स्टूडेंट, द करप्शन इन इंडिया हैज एन एंशिएंट हिस्ट्री, इसका एक प्राचीन इतिहास रहा है भारत में, ये आज का नहीं है। बिल्कुल ये आरजेएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ओके, आरजेएस मेंस आंसर राइटिंग में। अब देखिएगा दूसरी बात, करप्शन की बात मैंने बोली, एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन काल से ही यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है। इसके बाद की बात अब देखिए, अब एंशिएंट हिस्ट्री में अगर हम जा रहे हैं तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र कौटिल्य को कैसे भूल सकते हैं? इन्होंने तो अपनी हर जगह पहचान छोड़ी हुई है, ठीक है, इन्होंने तो अपनी हर जगह मतलब हर जगह अपनी पहचान छोड़ी हुई है। एमपी के लिए, अरे भाई एमपी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, एमपी में तो कोर्स में ही आ रहा है। अब देखिए आगे की बात, द ऑथर ऑफ द अर्थशास्त्र मेड सम रिमार्क्स ऑन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ हिज टाइम विच आर रिलेवेंट इवन टुडे। मतलब जो ये अर्थशास्त्र के अंदर
जो उस टाइम के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे, उस टाइम भी तो ऑफिस हुआ करता होगा, इन लोग का करने का तरीका अलग होता होगा। आज कंप्यूटर है, पहले कंप्यूटर नहीं था, बस इतना ही फर्क है। काम तो पहले भी हो रहा था। तो जब ये पहले जमाने की बात है, उस टाइम के जो अधिकारी हुआ करते थे उनको लेकर भी इस अर्थशास्त्र में भी टिप्पणी की गई कि हाँ, जो व्यक्ति पहले के जमाने में थे वो भी क्या करते थे, वे भ्रष्टाचार करते थे। राइट, अब देखिएगा, दे स्टेट दैट, अब ये जो कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखे हैं, इन्होंने यहां पर क्या बात बोली है, इन्होंने ऐसी बात बोली है कि पूछो ही मत। ये देखो, ये शहद है दोस्तों, ये क्या है, शहद, और ये तो आपको दिख ही रहा है, ये क्या है, आपका पॉइजन है। क्या कह रहा हूं, ये आपका पॉइजन है। राइट, अब शहद और पॉइजन का क्या संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। जी इन्होंने अपने किताब में लिखा कि जिस तरह से शहद को अपनी जीभ के टंग जो होती है, जीभ के टॉप पर रखेंगे, या फिर कोई जहर को अपने टंग पर रखे, जीभ के ऊपरी भाग पर रखे, तो जो असर जहर करता है इन नेगेटिव सेंस, और जो असर शहद करता है, शहद बहुत ही स्वादिष्ट चीज मानी जाती है, वैसे ही करप्शन है, भ्रष्टाचार है आपके लिए। भ्रष्टाचार भी आपके लिए वही काम करेगा। आपने एक बार शहद को टेस्ट कर लिया, उसको नहीं छोड़ सकते। उसी तरह से एक बार अगर आपने करप्शन का स्वाद चख लिया तो उसे भी आप कभी छोड़ नहीं सकते। आप दिन प्रतिदिन करप्शन करेंगे, अगर नहीं मानते तो एक बार करके देखिएगा, आपकी आदत पड़ जाएगी। तो मेरी तरफ से यही सजेशन है, भ्रष्टाचार को नहीं करना चाहिए। आगे की बात देखिएगा। अब देखो, चाणक्य के संबंध में ही आगे हम जब चलेंगे तो विष्णु और मनु ने रिश्वत लेने वालों को भी दंडित किया है। विष्णु एंड मनु also punished to whom to the persons who accepted the bribe। जो रिश्वत लेते थे उनको भी मनु और विष्णु ने पनिश किया है। यह भी बात हमारे सामने आई है। हाँ, मिल जाएंगे गुड़िया जी, मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा कंसर्न टेलीग्राम चैनल पे। सबसे लास्ट में जो भी पीडीएफ और चीजें हैं सारी लास्ट के 5 मिनट में आपको दूंगा। अब सारी चीजें मेरे से लास्ट में पूछिएगा। अभी आप लेक्चर को अटेंड करिए, एंजॉय करिए। ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप सबसे लास्ट में पूछिएगा और मैं आपको सारी इंफॉर्मेशंस दे दूंगा। ओके गुड़िया जी, ओके अनुपम जी, अभी आप आराम से सुनो, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा लास्ट में, ठीक है। अब देखिए, विष्णु और मनु ने भी दंडित किया, चाणक्य ने भी बताया इसके बारे में। काउंटलेस एंटी करप्शन मेजर्स एंड पनिशमेंट्स, बहुत सारे इन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी कानून बने। 2000 साल पहले, 2000 years ago, कौटिल्य had written the book in which placed the corruption in the deepest part of the hell। अरे नरक जानते हो, नरक, नरक के अंदर, जो नरक का भी सबसे बड़ा नरक है, कहने का मतलब नरक जो होता है वो अपने आप में एक हेल है, गंदा है। तो नरक के अंदर भी जो सबसे गंदा जगह है, उस जगह करप्शन को इन कौटिल्य जी ने रखा है। कौटिल्य ने कहा इससे बड़ा अपराध हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब करप्शन की शुरुआत होती है तो देश का पतन होता है। तो देश को बचाने के लिए करप्शन को मिटाना बहुत जरूरी है साथियों। अगर देश बचाना है तो करप्शन को मिटाना बहुत जरूरी है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चाणक्य, राइट, एंड ऑल्सो कौटिल्य। बिल्कुल, चाणक्य और कौटिल्य दोनों ने इस बात को अपनी समक्ष अपनी अपनी किताबों में रखा है। फिर आगे की बात को देखिएगा। हाँ जी, प्लीज वेट अ मिनट। यस, अगले पॉइंट पे जब हम चलेंगे साथियों, तो अब देखो, हमने एंशिएंट टाइम की बात कर ली। क्या कह रहा हूं, हमने एंशिएंट बात हमने कर ली, एंशिएंट में क्या होगा क्या नहीं होगा। अब उसके आगे की बात कर लेते हैं। देखिएगा, एंशिएंट के बाद हम आते हैं अब इंडिपेंडेंस एरा में। तो स्वतंत्रता के पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, और स्वतंत्रता के बाद, दोनों कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे। बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। चलिए, अब बिफोर इंडिपेंडेंस क्या है, अंग्रेजों ने भारत की राजा महाराजाओं को भ्रष्ट करके भारत को गुलाम बनाया। अब प्रेजेंट सिनेरियो में क्या हुआ, जो भारत था वो पहले गुलाम था, तो जब गुलाम था तो अंग्रेजों ने इसके खूब मजे लिए। ठीक है, अंग्रेजों ने कैसे मजे लिए, लाते थे, गोरी मैम तो साथ में लाते ही थे, साथ साथ वो बंदूक लेके आए, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स लेके आए, तो दोनों ने हमारे राजाओं को विचलित कर दिया। राजा भ्रष्ट हो गए हमारे,
ठीक है, हमारे राजा जब भ्रष्ट हो गए तो क्या हुआ, देश का पतन चालू हुआ, देश गुलाम बना रहा। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एक गधे को अगर एक खूंटे में बांध दो और उसको कहो यही काम कर, तो वो अगर खूंटा हटा दो तो भी वो गधा चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, आपने देखा होगा। वही चीज भारत के साथ हुई। अंग्रेज आए और भारत के नस को पकड़ा राजाओं के। अब अधिकतर राजा, 90% की बात कर रहा हूं, उन राजाओं को गुलाम बनाया और उनको करप्ट कर दिया। तो अगर मैं बोलूं कि अंग्रेजों के द्वारा सबसे बड़ा अपराध क्या किया गया भारत के रेस्पेक्ट में, कि अंग्रेजों ने हमारे भारत देश को करप्ट बनाया, हमारे राजाओं को करप्ट बनाया। अरे फूट तो बाद में डाला, फूट देखो करप्शन से ही सब शुरुआत होगी, करप्शन के बाद फूट डाला। अब देखिए, अगर ये करप्ट नहीं होते ना तो इनका फूट भी कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, बच्चे हैं ये, नहीं है। अब आगे की बात देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब मैंने बिफोर इंडिपेंडेंस बताया करप्शन का ये हाल था। तो आजादी के बाद भारत में बहुत सारे घोटाले आए। अ फ्यू ऑफ स्कैम्स, नॉट मैं कहूं अ फ्यू ऑफ स्कैम्स नहीं, बहुत सारे, प्लेंटी ऑफ स्कैम्स। इतने स्कैम्स आए कि स्कैम पे स्कैम आते रहे, मतलब घोटाले पर घोटाले आते रहे। अब अगर टीवी खोलते थे साथियों तो घोटालों की लिस्ट खुल जाती थी। 2G घोटाला, 4G घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, लालू घोटाला, सभी घोटालों को जरा फटाफट एक एक लाइन में देखते हैं। चलिए, कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं उठाएगा, कोई पॉलिटिकल घोटाला मैं नहीं लेके आया हूं। जो मुझे घोटाले ठीक ठाक लगे मैं उठा के लेके आया हूं। घोटाले तो हर पार्टी करती है, हर राजनीतिक पार्टी में होते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग सिर्फ इसको कंटेंट एग्जाम पर्पस से ही समझिएगा। 1948 में एक जीप का घोटाला आया था, वी.के. कृष्णन मेनन के ऊपर इसमें आरोप लगे थे, राइट। फिर उसके बाद साथियों एक मुदगल मामला आया था 1951 में। तो 1948 के बाद 1951 में मुदगल केस का मामला आया था, यह भी घोटाले से संबंधित था। इसमें क्या हुआ था यह हमको जानने की इतनी आवश्यकता नहीं है। फिर 1962 में ये बड़े बड़े स्कैम बता रहा हूं भाई, मतलब पूरा भारत हिल गया था। 1962 में इन दो केसेस से हमारे लाल बहादुर शास्त्री, ये लाल बहादुर शास्त्री है, ये लाल बहादुर शास्त्री इतने पागल हो गए कि कहा हमारा देश तो क्या कर रहा है, हम कहां जाएंगे, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। हमारे अंग्रेज हमको भ्रष्टाचार तो सिखा के चले गए, लेकिन अंग्रेजों के बाद जो ये नेता आए हैं ये तो अंग्रेजों से भी भ्रष्ट है। बात को समझिएगा, हमारे देश को अंग्रेजों ने जितना लूटा उससे ज्यादा इन नेताओं ने, और कितना ज्यादा, मेरी बात को आप याद रखिएगा, 400 गुना ज्यादा, 400 टाइम्स ज्यादा इन। अरे भाई कहां जा रहे हो, देखो नेताओं का नाम लेते हैं हिल जाता है, समझ रहे हो। तो इन अंग्रेजों से भी ज्यादा, 400 गुना ज्यादा हमारे देश के नेताओं ने लूटा। तो अगर मेरा प्रश्न आप सभी से है, डियर स्टूडेंट्स, मेरा प्रश्न क्या है आप सभी से, सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन है इस देश में आज के टाइम में? तो वो अंग्रेज है। अब देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं पेपर सेटर होता तो इस क्वेश्चन को जरूर पूछता, वो अंग्रेज है सबसे ज्यादा भ्रष्ट, या फिर दूसरा ऑप्शन आएगा कि हमारे देश के नेता ज्यादा भ्रष्ट है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आया, अंग्रेज ज्यादा भ्रष्ट है कि हमारे देश के नेता ज्यादा भ्रष्ट है। तो इस क्वेश्चन को आप समझिएगा, अगर ये क्वेश्चन पीएससी के एग्जाम में पूछा जाए तो बिल्कुल आप लोग के नंबर कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, या फिर इसको जरूर दीजिएगा, ये ऐसा माना जाता है। ठीक है, हमारे देश के नेता ज्यादा भ्रष्ट पाए गए। इन केसेस को देख के आपको लग नहीं रहा है? अब देखिए, हां, अब आगे की बात देखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने एक गठन किया, संथानम कमेटी। संथानम समिति का गठन क्यों किया? क्योंकि इस केस को देखा, इनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया। बोला भारत को बचाना पड़ेगा। देखो, देख भी ऐसे रहे कि भारत को बचाना पड़ेगा, तो भारत को बचाने के लिए इन्होंने एक कमिटी बनाई। उस कमिटी का नाम रखा संथानम कमिटी। क्या कह रहा हूं? उस कमिटी का नाम इन्होंने क्या रखा? संथानम कमिटी रखा है। ओके साथियों, संथानम कमिटी इसका नाम रखा। अब इस संथानम कमिटी जो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा गठित किया गया था, क्यों किया गया?
टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर इरेडिकेटिंग करप्शन। इरेडिकेटिंग का मतलब होता है उन्मूलन, मतलब जड़ से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संथानम कमेटी का गठन हुआ। अब जैसे ये संथानम कमेटी का गठन हुआ तो इस कमेटी ने क्या बोला, बहुत अच्छी बात बोली। इन द लास्ट 16 ईयर्स, इस कमेटी ने पूरा रिसर्च किया, रिसर्च के बाद बोला है, ऐसे नहीं मनमर्जी बोला। इस कमेटी ने क्या बोला कि इन द लास्ट 16 ईयर्स द मिनिस्टर्स हैव मेड अ लॉट ऑफ वेल्थ बाय गेटिंग मनी इलीगली। मतलब भारत आजाद कब हुआ था दोस्तों? भारत जो था वो आजाद कब हुआ था? 1947 में। 1947 में भारत आजाद हुआ था। तो जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके 16 साल तक, 16 इयर्स तक इन नेताओं ने हमारे देश को इतना लूटा कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अपना वेल्थ जनरेट कर लिया, वो भी इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से। अब आगे की बात, हाँ, अब आगे की बात को देखिएगा। 1962 के बाद क्या भ्रष्टाचार रुका? तो भ्रष्टाचार रुकेगा कैसे? अरे कौटिल्य ने क्या कहा था कि भ्रष्टाचार एक ऐसा शहद है जो एक बार आपने टेस्ट कर लिया तो आप उससे अपना पीछा नहीं छुड़वा सकते हैं। साथियों बोलो, समझ में आया क्या आप सभी को? एक बार अगर आपने शहद खा लिया तो आप उससे पीछा नहीं छुड़वा सकते हैं। बोलो, आया समझ में? हाँ, प्लीज टेल द टॉपिक ऑफ एसे करप्शन इंडिया। यस डियर स्टूडेंट्स, देखिए सर अभी आए हैं आपके कमेंट बॉक्स में, एक बार इनको आप लोग वेलकम करिए, ठीक है? वेलकम करिए सूर्य सर को। सूर्य सर ने बोला है एसे राइटिंग सभी को देना, मैंने बोल दिया है सूर्य सर, सभी के लिए होमवर्क है, सभी स्टूडेंट्स के लिए एसे राइटिंग करना है करप्शन इन इंडिया, ठीक है? करप्शन इन इंडिया। आपको इस एक्ट को पढ़ा रहा हूं, इस एक्ट को और बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ऐसे राइटिंग करनी है। अब देखो साथियों आगे क्या हुआ। 1971 में भी नागरवाला स्कैम आया। नागरवाला घोटाला जो था यह भी एक क्या था, बहुत बड़ा स्कैम था। फिर उसके बाद 1986 में बोफोर्स घोटाला आया, बड़ा ही फेमस घोटाला था ये। इन दिस स्कैम राजीव गांधी was accused of brokerage। इस घोटाले में राजीव गांधी पर दलाली का आरोप लग गया था। मतलब राजीव गांधी तक बच नहीं पाए थे करप्शन से। अब प्रूव हुआ नहीं हुआ डजंट मैटर, हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, बट करप्शन के मामले लगते गए बैक टू बैक, जितने भी नेता आज तक आए हैं, ठीक है? आगे की बात देखिए। 1993 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी स्कैंडल आया, ठीक है? फिर इसमें भी हमारे जो सबसे बड़े नेता थे पीवी नरसिम्हा राव, इन पर भी आरोप लग गया भ्रष्टाचार का। चलिए, ये ऐसी बीमारी है दोस्तों जो पीछा नहीं छोड़ रही है, ठीक है? फिर देख रहे हैं ये हमारे माननीय नेता हैं जो मिस्टर लालू प्रसाद यादव, इनका यह मानना है दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के विचार क्या हैं इसको अभी नाम लेके नहीं बताऊंगा। चलिए आगे बात करते हैं। लालू प्रसाद यादव को भी गिल्टी पाया गया। किस बात का गिल्टी पाया गया? इन्होंने फॉर्डर स्कैम चारा घोटाला कर दिया और 14 साल की इनको जेल हुई, ठीक है? इनको क्या आरोप लगा कि लालू प्रसाद यादव न्यूज चैनल में चला कि सारा चारा खा गए गायों का, जानवरों का, जिस वजह से लालू प्रसाद यादव को 14 साल की जेल हुई है। अभी लालू प्रसाद यादव आई होप बीमार है और अब स्वस्थ है, मैं कामना करता हूं आगे स्वस्थ ही रहे, लेकिन ये गलत काम था जो हुआ है, इनके ऊपर आरोप लगा है। देखो साथियों, आगे एक बात और याद रखिएगा, यहां पर जो लालू प्रसाद यादव है उनकी एक बात याद आती है जो सबसे लास्ट में बताऊंगा अभी मैं। अब 2013 अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम आया जो हेलीकॉप्टर से संबंधित अपराध थे। फिर उसके बाद 2013 में जब इतने सारे अपराध आ गए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो 1988 में, मतलब कब, ये जो बोफोर्स घोटाला था इसके बाद 1988 में एक एक्ट बना, जिस एक्ट को हम क्या कहते हैं साथियों? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। बोलो, आया क्या समझ में? बोफोर्स घोटाले के बाद एक एक्ट का जन्म हुआ जिसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। अब आगे की बात देखिएगा। इसके बाद 1988 के बाद भी करप्शन रुक गया क्या? अरे कानून बन गया।
कानून तो हेलमेट पहनने के लिए भी बना है, देखो आप हेलमेट पहनते हैं, काफी लोग नहीं पहनते हैं, वही बात यहां पर भी हुआ। 1988 में कानून बना, इस कानून की धज्जियां उड़ाई गई। कैसे उड़ाई गई? झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले केस के द्वारा। लालू जी ने जो फॉर्डर स्कैम इनके ऊपर आरोप लगा और गिल्टी पाए गए, पॉइंट टू बी नोटेड, गिल्टी पाए गए, कोर्ट इनको सजा किया, ठीक है। फिर इसके बाद 2013 में हेलीकॉप्टर वाला स्कैम आ गया अगस्ता वेस्टलैंड का। तो इन मामलों की वजह से दोस्तों हमारे को नीड हुआ कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, इसके अंदर क्या किया जाए, इसके अंदर अमेंडमेंट किया जाए। तो इस एक्ट को अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया, ठीक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब इस घोटालों की वजह से इस एक्ट की अहमियत कम हो गई, तो बोला रुको चूड़ी कसते हैं, ऐसे ये मानेंगे नहीं नेता। अब यह सरकारी कर्मचारी, तो इसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया, बट देयर इज लैक ऑफ कॉन्सेंसस ऑन दिस अमेंडमेंट। अब बताओ, कोई कहेगा आ बैल मुझे मार, तो पार्लियामेंट में बैठे कौन है? अरे वही बैठे हैं जो कौन क्या कर रहे थे, आपको मैं बता के आया हूं, जो भ्रष्टाचार कर रहे थे। कुछ लोग यहां भी बैठे थे, कुछ लोग, ठीक है। तो वहां पर कंसेंसस, सहमति नहीं बन पाई कि इसमें अमेंडमेंट किया जाए। लेकिन कोई एक्ट को कितने दिन रोक लोगे आप? 2013 में इन साथियों इन्होंने रोक लिया कि अमेंडमेंट नहीं करने देंगे, भ्रष्टाचार करते रहेंगे, अमेंडमेंट नहीं करने देंगे। लेकिन हमारे भारत देश की तरफ से केजरीवाल का मैटर उठा था बीच में, लोकपाल वगैरह, बहुत ज्यादा मैटर उठा और बोला नहीं अमेंडमेंट तो करना पड़ेगा। बोलो भ्रष्टाचारी हो, मना करते हो, बोलो। और कैमरे के सामने रोज मीडिया रिपोर्टर पहुंच जाते थे, भ्रष्टाचारी हो क्या जो मना कर रहे हो कि अमेंडमेंट मत करो? अमेंडमेंट करो। तो मजबूरी में अमेंडमेंट करना पड़ा। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने तो यहां पे सहमति नहीं बन पाई। फिर इसको लागू करने के लिए इसे जो ये बिल था, ये जो अमेंडमेंट एक्ट था 2018, इसको क्या बोलते हैं, 2018 वाला अमेंडमेंट, इसे भेजा गया एक स्टैंडिंग कमिटी होती है स्थायी समिति के पास, और दूसरी कमिटी कौन सी है, सेलेक्ट कमिटी, जिसे हम प्रवर समिति और स्थायी समिति, दो समिति के नाम से जानते हैं। इस एक्ट को इनके पास भेजा गया और इनके पास, इन कमिटीज के पास भेजने के बाद जो हमारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया था, भारत का विधि आयोग, इसके पास भेजा गया। तो कितने लोगों के पास भेजा गया? पहला स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमिटी, दूसरा सेलेक्ट कमिटी जिसको प्रवर समिति कहते हैं, तीसरा आपका लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का विधि आयोग। तीनों के पास इस अमेंडमेंट एक्ट को भेजा गया रिव्यू करने के लिए कि जरा रिव्यू करो क्या अमेंडमेंट की जरूरत है या नहीं। फिर देखो साथियों, 2013 के बाद 3 साल लग गए, 2016 द लॉ कमीशन सब्सटीट्यूटेड इट्स रिपोर्ट। लॉ कमीशन ने क्या किया, भारत के विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी इस मैटर पर, और रिपोर्ट सौंपी, और इसको 2017 में इट वाज ब्रॉट बैक टू पार्लियामेंट, वापस इसे पार्लियामेंट में पेश किया गया रिपोर्ट के माध्यम से। फिर इस एक्ट को क्या कर दिया गया, देन इट वाज पास्ड। 2017 के बाद इस कानून को पारित किया गया, जिसका नाम रखा गया, नेम्ड एज एंटी करप्शन अमेंडमेंट बिल। इस बिल का नाम क्या था, एंटी करप्शन अमेंडमेंट बिल 2018, भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2018 इसे कहा गया। अब आगे की बात, इन दिस बिल द ब्राइब गिवर हैज आल्सो ब्रॉट अंडर इट्स परव्यू। अब बात को समझे, अमेंडमेंट हो गया। अब अगर हम एग्जाम में पढ़ते हैं साथियों, तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे, ऐसे पढ़ाई करेंगे। 1988 वाले एक्ट को तो पढ़ेंगे, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 को तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में हमें एग्जाम पर्पस से 2018 के जो अमेंडमेंट थे उनको भी पढ़ने पड़ेंगे। अब अमेंडमेंट को भी पढ़ने पड़ेंगे। तो अब इन अमेंडमेंट्स को पढ़ने के लिए आप समझिएगा, पूरे 2018 को शॉर्ट में 5 मिनट में बता रहा हूं क्या है। देखिए, यहां पे पहले क्या होता था, जो ब्राइब गिवर है वो पनिश नहीं होता था, जो रिश्वत ले रहा है वो भ्रष्टाचारी को पनिशमेंट मिलता था। लेकिन इस अमेंडमेंट के आने के बाद से लेने वाला तो पनिश्ड होगा ही होगा, पैसा देने वाला भी पनिश्ड किया जाएगा। ओके, हाँ, एक्ट तो बना दिया पर इंप्लीमेंटेशन आज भी ठीक से नहीं हुआ। यस अतरंगी जी, आपने अतरंगी बात बोली है और सही बात बोली है। कैसे होगा, समझ रहे हो?
लुटेरे बैठे हैं देश में, हमारे लुटेरे बैठे हैं, देश को लूटने वाले बैठे हैं, कैसे होगा बताओ। अब आप लोग भी पॉलिटिक्स में आइए, जज बन गए तो अच्छी बात है, नहीं तो पॉलिटिक्स में आइएगा, बहुत पैसा है और अच्छे से यहां पर आप मैनेजमेंट करिएगा। आगे की बात देखिए साथियों, अब यहां पर क्या हुआ, ब्राइब गिवर हैज आल्सो ब्रॉट अंडर इट्स परव्यू। तो रिश्वत देने वाला जो दे रहा है वो भी पनिश्ड, जो ले रहा है वो भी पनिश्ड। तो गिवर और टेकर दोनों को पनिशमेंट अब दिया जाएगा पीसी एक्ट के अंदर। नए प्रोविजंस क्या क्या जोड़े गए थे, चेक करो करप्शन को और प्रोटेक्ट करो ऑनेस्ट एम्प्लॉइज को, करप्शन को रोकिए और जो ईमानदार अधिकारी है उनकी भी सुरक्षा करिए, प्रोटेक्शन करिए। बिफोर रनिंग अ केस ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट परमिशन हैज टू बी टेकन। हाँ, अब क्या होने लग गया साथियों, 1988 के बाद से ट्रेंड बन गया कि जितने सरकारी कर्मचारी है ना, इनको भ्रष्टाचार में फंसाओ। तो ऐसा भी प्रवृत्ति आने की वजह से मामला गड़बड़ होने लगा। तो यहां पर एक कानून बना कि कोई पब्लिक सर्वेंट के ऊपर अगर केस लाना है तो सबसे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उनके ऊपर केस लगाने से पहले। किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, लोकसभा की अनुमति लेनी, लोकपाल की अनुमति लेनी पड़ेगी। लोकपाल की अनुमति हम कब लेंगे, अगर कोई भी कर्मचारी सेंटर का है, केंद्र का मामला है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई ने अगर क्या किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो वहां पर लोकपाल की परमिशन लेनी पड़ेगी। और राज्य के मामले के अंदर राज्य सरकार के कर्मचारी ने कोई भी अगर भ्रष्टाचार किया है तो लोकायुक्त का परमिशन लेना कंपलसरी कर दिया गया है। बिना परमिशन के आप इन पब्लिक सर्वेंट्स, लोक सेवकों पर आप क्या नहीं कर सकते, आप भ्रष्टाचार अधिनियम लगाकर केस आगे बढ़ा नहीं सकते। तो पहला कानून तो ये बताया, नए प्रोविजन जोड़े, एक ये गिवर टेकर को डाला, परमिशन का एक नया प्रावधान डाला गया। फिर ब्राइब गिवर विल बी गिवन 7 days टू प्रेजेंट हिज केस। जो रिश्वत दे रहा है, अब रिश्वत देने वाला मजबूर भी तो हो सकता है, क्या उसको मजा आ रहा है रिश्वत देने में, बताइए। पैसा देने में किसी को मजा आता है क्या, नहीं। तो इसलिए ब्राइब गिवर को थोड़ा प्रोटेक्ट किया कि ब्राइब गिवर को अपनी बात को रखने के लिए 7 दिन का समय दिया जाए और इस 7 दिन को भी बढ़ाकर 15 दिन कर दिया जाए। 15 दिन तक इस 7 दिन को आगे बढ़ाया जा सकता है। Getting my point? During investigation, it will also be seen under what circumstances the bribe has been given. और ये भी इन्वेस्टिगेशन में देखा जाएगा कि उसने अगर रिश्वत दिया भी है तो ऐसी क्या उसके ऊपर जरूरत पड़ गई, ऐसी कौन सी उसके ऊपर तलवार लटक रही थी, इस बात की जानकारी इकट्ठा करिए। क्योंकि ब्राइब गिवर अपराधी है, बट ब्राइब रिसीवर उससे बड़ा अपराधी है क्योंकि उसने मजबूर किया होगा उस व्यक्ति को। समझ में आई बात। अब आगे की बात, करप्शन लॉज इन इंडिया। क्या भारत में करप्शन के लिए सिर्फ एक कानून है, जो ये करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, यही एक कानून है, इसके अलावा कोई और कानून बना ही नहीं है? नो, और भी कानून है साथियों, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। करप्शन को रोकने के लिए बहुत सारे कानून बने हैं। कुछ आप लिख दीजिएगा, 2-3 जो मिस हो गए हो टाइप होने में। पहला, करप्शन लॉज इन इंडिया। भारत में भ्रष्टाचार कानून कौन से हैं? तो देखिए, पब्लिक सर्वेंट इन इंडिया कैन बी पेनलाइज्ड फॉर करप्शन इन फॉलोइंग एक्ट्स। निम्न कानून में पब्लिक सर्वेंट को दंडित किया जाएगा। पहला कानून क्या है? इंडियन पीनल कोड, आईपीसी। आईपीसी के अंदर उसको दंडित किया जाएगा। अब आईपीसी के अंदर भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी गई है। कहां पे दी गई है? सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी गई है। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन 169 आएगा। हाय बहादुर, हाउ आर यू? अब देखिए यहां पर सेक्शन 169 ऑफ आईपीसी क्या कहता है? पब्लिक सर्वेंट, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। सेक्शन 169 जो आईपीसी का है वो क्या कहता है? पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बिडिंग फॉर प्रॉपर्टी। अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है? अनलॉफुल तरीके से कोई चीज खरीद रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है? बिडिंग कर रहा है, बोली लगा रहा है किसी प्रॉपर्टी में। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात को सुनिएगा, और वो जो बोली लगा रहा है या फिर जो खरीद रहा है अनलॉफुल तरीके से, ये या तो खुद के नाम पे खरीद रहा है या किसी अन्य के नाम पर ये खरीद रहा है। तो गलत है कि नहीं है? बिल्कुल गलत है। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रॉपर्टी नीलाम हो रही थी और वो नीलामी में मैं पार्टिसिपेट था, मैं पब्लिक सर्वेंट था, मैं एक उस प्रोसीडिंग में मैं अधिकारी था। तो मैंने क्या किया, इंटरनल इंफॉर्मेशन अपने ब्रदर को दे दिया कि यार ये प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है, तू खरीद लेना इसको, मैं पैसे देता हूं, तू खरीद लेना, बाद में वैल्यू बढ़ जाएगी।
तो ये करप्शन है साथियों, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आप जब आपको लॉ डायरेक्टली मना कर देता है और आप इनडायरेक्टली भी उसको खरीदते हैं तो मामला हो जाएगा गड़बड़। आपने पढ़ा है डॉक्ट्रिन की, नहीं पढ़ा है, कलरेबल लेजिस्लेशन, ठीक है। कानून ने अगर डायरेक्टली आपको कोई चीज के लिए मना कर दिया, यू कैन नॉट गो फॉर इट इनडायरेक्टली। अब आगे की बात, अगर इसने नाम पे खरीद लिया या फिर इसने क्या कर दिया, बोली लगा दी, नीलाम होती है कई चीजें, बिडिंग लगती है, बिडिंग में भी पार्टिसिपेट हो गया, तो इसको दंड दिया जाएगा। कितना दंड, कितना पनिशमेंट दिया जाएगा? इंप्रिजनमेंट मैक्सिमम 2 ईयर तक, अधिकतम 2 साल तक इसे कैद की सजा मिलेगी, या फिर इसको जुर्माना देना पड़ेगा, या फिर दोनों के दोनों ही ये पनिश्ड किया जाएगा। और अगर इसने प्रॉपर्टी खरीद ली है तो उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा, कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अगर पब्लिक सर्वेंट ने प्रॉपर्टी खरीद ली तो आप बैठ जाइए साइड में, आपकी प्रॉपर्टी को हम क्या कर लेंगे, कॉन्फिस्केट कर लेंगे साथियों। अब आईपीसी के अंदर ही करप्शन से संबंधित एक और सेक्शन है 409, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसको हम सीबीटी के नाम से जानते हैं। आईपीसी में सीबीटी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सीबीटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहां पर भी बोला गया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी ये बोला गया है, क्या बोला गया है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट, नाम आया कि नहीं आया पब्लिक सर्वेंट, ये इसके लिए अप्लाई हो रहा है। कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, ठीक है, विश्वास को भंग करता है या तोड़ता है सरकारी कर्मचारी, तो उसे पनिशमेंट मिलेगा उम्र कैद की सजा या फिर 10 साल की सजा प्लस जुर्माना, ठीक है। मैक्सिमम 10 ईयर की सजा या जुर्माना का प्रावधान किया गया है। लेकिन पब्लिक सर्वेंट के साथ साथ ये बैंकर हो गए, मर्चेंट का मतलब व्यापारी हो गए, एजेंट मतलब अभिकर्ता हो गए आपके, इनके ऊपर भी ये लागू हो जाता है। फैक्टर होता है, अटॉर्नी हो गए, इन सभी पर करप्शन एक्ट का प्रोविजन लागू होता है। तो 2 चीजें हमने पढ़ी आईपीसी में, 21 में पब्लिक सर्वेंट और 169 में आपको बोला गया पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुल तरीके से खरीदता है, बोली लगाता है तो वो करप्शन एक्ट में फंसेगा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो वो करप्शन एक्ट में फंसेगा। अब चलिए आगे की बात करते हैं। अब 1860 में आईपीसी ने जो बताया, उसके अलावा द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसने भी क्या बताया, 1988 में बताया कि भ्रष्टाचार करना गलत है, आपको क्या मिलेगा, आपको सजा मिलेगी। ओके वर्मा जी, आप एक बार आपको जवाब मिल जाएगा। मेंस कॉपी, टेस्ट कॉपी चेक नहीं होती। चलिए, इस बारे में मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगा, आई होप होती होगी डियर स्टूडेंट, बिल्कुल होती है। मैं तो यूं भी कर देता हूं, जैसे कोई स्टूडेंट मुझे भेजता है कि सर मेरा मेंस आंसर राइटिंग चेक करिए, तो मैं उसको चेक करके जरूर सजेशंस देता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है डियर स्टूडेंट। आगे चलिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो था वो भी बड़ा गजब का था। आप इसमें आज की डेट में देखो, एक ये कमेंट्री की गई है किसी के द्वारा कि ये कौन है बताइए। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं तो ऊपर नाम लिख रहा हूं। इनसे, ये नेता से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। नेता से इस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो झोली लेके चल रहा है, इसमें रुपीस का देखो बंडल, एकदम बंडल है। और आपका ये कार्टून क्या बोल रहा है, कदम कदम बढ़ाए जा, वतन को नोच खाए जा, वाह रे नेता वाह। चलिए अब मेरी बात सुनिए, इन नेताओं की वजह से, इन भ्रष्ट पब्लिक सर्वेंट की वजह से ये कानून आया। फिर आगे एक और कानून बना, द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988, बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988। इसने भी भ्रष्टाचार पर अपनी रोक लगाई। हाँ, सुभद्रा जी का आंसर चेक किया था, देख लीजिए, वेरी गुड। अब चलिए, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को भी लाया गया प्रिवेंशन को चेक करने के लिए, रोकने के लिए। फिर देखो एक एक्ट आप लोग पढ़ोगे अभी, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005, जो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 था, वह भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की एक्ट की वजह से ही जन्म लिया। क्यों? कोई भी ब्रिज बना तो हम पूछेंगे नहीं ये ब्रिज कितने में बना बताइए, ये जो रोड बनाए हो कितने में बना बताइए, कितना बिल लगा, क्या मिलाया गया है। आई हैव राइट टू नो, मुझे आरटीआई का अधिकार है, आपको बताना पड़ेगा। आप किसी भी पब्लिक ऑफिस में चले जाइए, डिपार्टमेंट में, आप अगर बोलेंगे कि मुझे ये इस पॉइंट की जानकारी चाहिए कि ब्रिज कितने में बना,
ये कानून क्यों आया? ताकि करप्शन को रोका जा सके, राइट? आरटीआई आएगा तो लोग पूछेंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा तो काम ढंग से करेंगे। ये पूरा मामला है आरटीआई एक्ट का। तो कुल मिला के साथियों वापस से बता देता हूं कौन कौन से लॉज है इंडिया में। एक आईपीसी हो गया, एक आपका ये कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, फिर उसके बाद बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग वाला एक्ट हो गया, आरटीआई हो गया। ये कानून तो है ही है। इसके अलावा आप सभी साथियों और भी कानून लिख सकते हैं, जैसे लोकपाल एक्ट वाला जो अभी आया था, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल, इसको भी आप लिख सकते हैं। छठे नंबर पर लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट 2013 जो था, ये भी आया था। ऐसे बहुत सारे कानून आए थे, मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए। ओके, अब आगे की बात देखो। अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं, इंडिया की बात कर ली, इंटरनेशनल लेवल पर अगर मैं बात करूं साथियों, तो क्या इंटरनेशनल लेवल पर भी करप्शन को लेकर मुद्दे उठे थे क्या? अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो आप लोग मुझे बताएंगे भारत का कौन सा स्थान है करप्शन के मामले में? इंडिया में करप्शन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? जल्दी से बताएं। और साथ साथ इंडिया में राजस्थान का भी स्थान बताने का कष्ट जरूर करें। जल्दी से बताएं, फास्ट। ओके जी, तो भाई अगर करप्शन की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे जाने, देखो इंडिया के अंदर राजस्थान की तो फर्स्ट रैंक है, बधाई हो। अब इस बात को अगर मैं कहूं कि पूरे भारत में राजस्थान की जो रैंक आई है भ्रष्टाचार में, वो सबसे ज्यादा सबसे भ्रष्ट राज्य माना गया है, ये खुशी की बात है, गम की बात है? तो बिल्कुल ये गम की बात है हमारे राजस्थान के लिए। आपड़ो राजस्थान, सुधारो राजस्थान, सुधरो राजस्थान। समझे बात को? अब आगे की बात, हाँ रैंक आप लोग लिखते रहिएगा। 85 बोल रही है अनुपम जी, चलिए आप लोग रैंक लिखते जाइएगा, मैं देखता हूं जब तक आगे की बात। अब देखो इंटरनेशनल लेवल पर ओके, अब मेरी बात को देखिएगा यहां पर। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया इज ऑल्सो अ सिग्नेचरी टू द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन सिंस 2005। यूएन कन्वेंशन हुआ था साथियों, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन हुआ था। उस कन्वेंशन पर इंडिया ने भी क्या किया था? साइन किया था। इंडिया ने भी कहा हाँ, पूरी यूएन कन्वेंशन बोला भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बीमारी है। इंडिया ने भी कहा कि हाँ भाई ये है, और उस पे जो यूएन कन्वेंशन के जो मुद्दे थे उन मुद्दों के साथ इंडिया भी एग्री हुआ और इंडिया ने उस पे साइन किया और सिग्नेचरी पार्ट बना। ठीक है, आगे की बात, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का ये अभी तक का पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन था, राइट? ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब हम एक्ट के अंदर की बात करेंगे, राइट? क्या स्टार्ट कर दिया जाए? चलिए, तो देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर अब स्टार्ट कर रहा हूं इस एक्ट को। पांचों एक्ट को तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं ना, आज तो मैं इस एक्ट को पढ़ाऊंगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर टोटल चैप्टर्स की बात करें तो कितने हैं? 5 है, और टोटल सेक्शंस की बात करें तो 31 सेक्शंस है, राइट? बस अभी सिर्फ इतना ही पढ़ा रहा हूं बेयर एक्ट से, फिर इसके बाद बेयर एक्ट की बात और भी करेंगे। अभी आगे की बात देखिएगा, थोड़ा इस टॉपिक से हटूंगा मैं, ठीक है? इस बेयर एक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमको प्रोसीजर समझना पड़ेगा। इस बेयर एक्ट को स्टार्ट करने से पहले टोटल 5 सेक्शंस, 5 चैप्टर्स को और 31 सेक्शंस को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ प्रक्रियाओं को जानना बहुत जरूरी है। अब देखिएगा, पहला क्या है? द 3 मेन अथॉरिटीज इन्वॉल्व इन इंक्वायरिंग, दूसरा इन्वेस्टिगेटिंग, तीसरा प्रोसिक्यूटिंग। करप्शन केसेस आर, मतलब करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए, ठीक है, कितने लोग शामिल होते हैं, कितने डिपार्टमेंट लगते हैं, कितनी अथॉरिटीज लगती है? तो जो अथॉरिटीज है वो कितनी है? 3 अथॉरिटीज है। मतलब अगर आपने करप्शन किया तो 3 अथॉरिटी आपके पीछे ऐसे चंगुल मारेगी। वो 3 अथॉरिटी कौन सी है साथियों? पहला है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC, केंद्रीय सतर्कता आयोग।
आपके पीछे लग जाएगा और आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी रहोगे, आपको पकड़ लिया जाएगा और ये आपको थुड़ देगा और इतना लतियाएगा कि आप अपनी जिंदगी में करप्शन लेना भूल जाएंगे। इसलिए करप्शन बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। अब देखो मेरी बात को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो यहां लगेगा ही लगेगा, सीवीसी, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सीवीसी। दूसरी जो अथॉरिटी है वो कौन सी आपके पीछे पड़ेगी, सीबीआई। सीबीआई को तो आप जानते ही हैं, ठीक है, भाई को नहीं छोड़ता है ये, तो आप कौन सी है, आप कौन सी चीज है, आपको भी ये नहीं छोड़ेगा, आपको भी पकड़ेगा। तो जो सीबीआई होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वह भी दूसरी अथॉरिटी है जो करप्शन पर अपना शिकंजा कसती है, ठीक है। ये देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक ये भी है जो आपका काम करता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये इसका लोगो है सेंट्रल ब्यूरो कमीशन का, ठीक है। अब तीसरा है एसीबी गुजरात, जैसे हर राज्य के अंदर एसीबी होती है। देखिए तीसरा पॉइंट देखिए, पहला क्या था, सीवीसी, दूसरा सीबीआई, तीसरा एसीबी। एसीबी का मतलब होता है एंटी करप्शन ब्यूरो। ये हर राज्य के अंदर अलग अलग होते हैं। स्टेट मतलब एक यूपी के अंदर यूपी एसीबी होगा, राजस्थान के अंदर राजस्थान का एंटी करप्शन ब्यूरो होगा, गुजरात, देखो ये गुजरात का लिखा हुआ है, गुजरात के अंदर गुजरात का होगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये जो अथॉरिटी होती है तीसरे नंबर की, यह राज्य स्तर पर होती है। किस स्तर पर, राज्य स्तर पर बनाई जाती है। सीबीआई जो होती है वह सेंट्रल लेवल पर बनाई जाती है। और ये जो सीवीसी होता है ये सब का आका है, इन सबको कंट्रोल करता है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो कभी भी एक अखबार आप लोग पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा वाइड स्कोप रख के पढ़ा करिए कि यार ये सीबीआई कौन है, एसीबी कौन है, सीवीसी कौन है। आज के बाद आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा, आई होप। तो अब देखो इन तीनों के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं जो करप्शन के केसेस में अपना रोल अहम निभाते हैं। तो देखिएगा साथियों, पहला, cases related to money laundering by public servants are investigated and prosecuted by the Directorate of Enforcement, प्रवर्तन निदेशालय। और दूसरा नाम क्या कह रहा है, द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट विच आर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बात को समझिए क्या कह रहा हूं कि अगर कोई भी केस मनी लॉन्ड्रिंग का आ जाता है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन कौन करेगा, तो मनी लॉन्ड्रिंग का अगर मामला है तो जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट होता है, प्रवर्तन निदेशालय होता है, वह इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन करेगा। और जो फाइनेंशियल एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंदर ये काम करती है, वह आपको चेक करेगी। बात को समझ में आया कि नहीं आया? ये इन जनरल था तीन नाम साथियों, ये तीन नाम इन जनरल केसेस में थे। बट पर्टिकुलर मनी लॉन्ड्रिंग का अगर मामला आ जाता है तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा वो होगा पहला नंबर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, प्रवर्तन निदेशालय, और दूसरा वित्तीय खुफिया इकाई जो वित्त मंत्रालय के अधीन है। क्लियर? अतरंगी जी क्या कह रहे हो? चलिए आगे चलिए। नहीं, घोटाले के फायदे नहीं है, आइए मैं आपको समझाता हूं आगे। घोटाला नहीं करना है जी। द सीबीआई एंड स्टेट एसीबीज, मतलब जो केंद्रीय सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है और जो राज्य की एसीबी है, इन्वेस्टिगेटिंग केसेस रिलेटेड टू करप्शन अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। मतलब जो सीबीआई हुई, यहां देखो जो सीबीआई हुई, और दूसरा मामला क्या है, जो स्टेट, हर राज्य के अंदर जो एसीबी पाई जाती है, ये दोनों के दोनों साथियों क्या करेंगे, ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अन्वेषण करते हैं। इन्वेस्टिगेशन किस एक्ट के अंदर करेंगे, दो कानून के अंदर करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर ये करेंगे, और दूसरा ये करेंगे आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860 के अंदर भी ये इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं। तो अगर पूछा जाए आपसे ये हम जो एक्ट पढ़ रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, तो ये दो लोग करेंगे। अब आगे इसके बारे में और देखिए, द सीबीआई ज्यूरिसडिक्शन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सीबीआई किस लेवल पे काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे काम करती है। और जो यूनियन टेरिटरी है, व्हाइल द स्टेट एसीबीज इन्वेस्टिगेट्स केसेस विद इन द स्टेट।
ठीक है, माफ कीजिएगा, यहां तक ये बोल रहा हूं, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जो सीबीआई होती है वह सेंट्रल लेवल पे काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे और यूनियन के लेवल पर। बट जो राज्य की बात आएगी, अगर स्टेट की बात आती है तो यहां पर एसीबी काम करती है। वही रिपीट कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे की बात, स्टेट कैन रेफर द केसेस टू सीबीआई। हाँ, अगर आप लोगों ने देखा होगा यूपी के अंदर एक गुंडे ने किसी को मार दिया था, क्या कहते हैं उसको, डीएसपी साहब थे, डीएसपी साहब को गोलियों से भून दिया गया था और मार दिया गया अपराधियों के द्वारा। तो उनकी वाइफ ने बोला था इस मामले को सीबीआई के पास भेजा जाए, पहले वो एसीबी के पास और नीचे लोअर अथॉरिटीज के पास था। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो है, कोई राज्य के अंदर कोई अपराध हुआ है तो राज्य क्या करती, दबा सकती है, पक्षपात हो सकता है। लेकिन उस राज्य पर अगर कोई अधिकारी बाहर से आके अगर जांच करे, सीबीआई आके काम करे जो नेशनल लेवल पे है, तो निष्पक्ष जांच करेगी, इम्पार्शियलिटी रहेगी, वहां पे पार्शियलिटी होने की दिक्कत नहीं रहेगी। इसलिए लोग एसीबी की जगह सीबीआई को प्रेफरेंस देते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं। जैसे हमारी यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं मामले को सीबीआई के पास सौंपा जाए, सीबीआई को दिया जाए। सुशांत सिंह केस में भी यही ऐसा कुछ हुआ, हर जगह पे सीबीआई की डिमांड होती है, ठीक है। बिल्कुल, विकास दुबे कानपुर में जो है उनका जो एनकाउंटर हुआ था, उस मामले में सीबीआई की डिमांड की गई थी। चलिए, वहां तो गाड़ी पलट गई थी एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि वहां पे घी लगा हुआ था रोड पे, तो वो तो आप देख लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिए। वहां पे तो विकास दुबे जी को जो गोली लगी थी वो सिर्फ और सिर्फ उस घी की वजह से, देसी घी लगा था रोड पे और गाड़ी पलट गई थी, उसका कुछ नहीं होना है, ठीक है। कुछ चीजें आप समझ जाया करिए। हमें एक अभी बिहार का मैंने बताया था चारा घोटाला, उसी से मैं आपको याद आया, एक बात और बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट। वहां पे एक नेता है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी बात मेरे को आज याद आती है कि बोला था उन्होंने, उन नेता ने क्या बोला था साथियों, उन नेता ने बोला भाई कि करप्शन को लेके उन्होंने कुछ बात बोली थी, अच्छी बात थी, करप्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बात और बोली, उनसे पूछा गया कि ये रोड है ना, जो बिहार का रोड है, बिहार की बात बता रहा हूं, ये जो बिहार का रोड है साथियों, इस बिहार के रोड को एक काम करिए नेताजी, चिकना बना दीजिए, हमारा कमर दर्द हो जाता है, यहां पर पेट गड़बड़ हो जाता है, इतने हिचकोले खाते हैं हम। तो उन नेताजी का सवाल का जवाब था कि भाई यहां पर आप इस रोड को सही मत करिए, इससे हमारे बिहार में बहुत क्षति पहुंचेगी। तो पूछा क्यों, बिहार का नुकसान कैसे होगा? तो बोलते हैं कि अरे भाई, अगर रोडवा को चिकना कर देंगे, प्लेन कर देंगे, तो लोग गाड़ियां तेज चलाएंगे, और गाड़ियां तेज चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और एक्सीडेंट हो जाएगा तो लोग मरेंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि बिहार की रोड को इतना चिकना किया जाए, जैसा है आप आइए और जाइए, छोड़िए आगे बात। तो ये बात उन्होंने बोली थी। तो बताइए, करप्शन हटेगा? बिल्कुल नहीं हटेगा, बिल्कुल नहीं हटेगा, समझे बात को। और उन्होंने गलत भी कहा बोला है, उन्होंने सही बोला है, ठीक है। अब आगे की बात देखिए, हाँ बिल्कुल उनके गांव जैसा बनवा देना है, राइट। अगली बात देखिएगा, ये तो मैंने पढ़ा दी है सारी चीजें। अब कभी कभी राज्य मामले सीबीआई को भी भेज सकता है। अगली बात देखिए, द सीवीसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट सुपरवाइजेस करप्शन केसेस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अगर मैं बोलूं कि सीवीसी क्या एक वैधानिक बॉडी है? हाँ बिल्कुल आएंगे डियर स्टूडेंट, बिहार में तो बिल्कुल आएंगे, मैं एक बार आया भी हूं, ठीक है। बिहार को सुधारेंगे भी, बिहार पहले से 90% सुधर गया है, लेकिन जो 10% है ना, वो 90% पे भारी पड़ रहा है, मेरी भावनाओं को समझे, ठीक है। अब आगे की बात, बाकी फिर भी आप लोग हैं, आप लोग बिहार को जरूर सुधारेंगे। हाँ पूनम जी, गुड मॉर्निंग। आगे आइए, द सीवीसी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी दैट सुपरवाइजेस करप्शन केसेस। इसके बाद क्या कह रहा है, सीबीआई इज अंडर इट्स सुपरविजन, मतलब सीवीसी टॉप में है, इसके अंडर में, इसके सुपरविजन में कौन है भाई? इसके सुपरविजन में आता है सीबीआई। तो सीबीआई बाप है या सीवीसी पापा है? बताइए, अगर पूछा जाए, हाँ अगर पूछा जाए कि सीवीसी बड़े हैं कि इनके बेटे बड़े हैं सीबीआई, तो बाप बड़ा होता है। सीवीसी के सेंट्रल विजिलेंस जो है उसके अंडर काम करता है, सुपरविजन में काम करता है सीबीआई। ओके, आगे की बात, द सीवीसी कैन रेफर द केसेस
ईदर टू द सीवीओ इन ईच डिपार्टमेंट और टू द सीबीआई। अगर सीवीसी के सामने कोई भी मैटर आता है तो ये किसको किसको रेफर कर सकता है, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर को, या फिर ये भेज सकता है दूसरा सीबीआई को, अपने खुद के डिपार्टमेंट के अधिकारी को दे देगा मामला, या फिर वो किसी सीबीआई डिपार्टमेंट को देगा। द सीवीसी और द सीवीओ रिकमेंड्स द एक्शंस टू टेक अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट, but the decisions taken by disciplinary action against a civil servant rests on the department authority। चलिए ये सब बातें थी, आपको आई हो अब समझ में तो आ ही गया होगा मोटे मोटे तौर पर। अब देखिए आगे की बात करते हैं साथियों। आगे की बात करने से पहले अगर मैं बोलूं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो आपने 1988 बनाया, इसमें आपने अमेंडमेंट भी कर दिया, सब कर दिया, कुछ कमियां रह गई हैं क्या, इसको बीच में डालिएगा जरूर ऐसे राइटिंग में। यस, बहुत सारी कमियां रह गई है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में। क्या कमी रह गई है? पहला, यह एक्ट प्राइवेट सेक्टर पर एप्लीकेबल नहीं होता है। क्या बोल रहा हूं, यह एक्ट प्राइवेट सेक्टर पे एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होता है, गवर्नमेंट कर्मचारियों पे, पब्लिक सर्वेंट्स पर। दूसरी बात, हाँ क्या पूछे आलोक मिश्रा जी, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, वापस बोलिए। दूसरी बात, डिले इन प्रोसिक्यूटिंग, यहां पर मुकदमा चलाने में, वाद लाने में भी देरी होती है। तीसरा, करप्शन को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, करप्शन इज स्टिल अनडिफाइंड, और ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। चौथा, नो प्रोविजन रिगार्डिंग कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम ब्राइबरी, कोई भी अगर प्रोसीड जो अपना प्राप्त करता है करप्शन करके, उसके संबंध में, उसकी जब्ती के संबंध में अलग से कोई कानून नहीं बताया गया है। ये इसकी लूप होल्स है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब हम बेयर एक्ट के अंदर आ जाते हैं और शुरुआत करते हैं अपने बेयर एक्ट की, राइट। अब देखिएगा, हाँ जी, मैं लखनऊ से तो नहीं बट यूपी से तो हैं। हाँ ठीक है, आप लोग भी यूपी से हैं, अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश बनाइए आप लोग भी। हर राज्य को बढ़ाने की जरूरत है, कोई राज्य किसी से कम नहीं है, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं रेंज की बात करूं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, अब आपका बेयर एक्ट स्टार्ट हो रहा है, अब इसका बेयर एक्ट की पढ़ाई स्टार्ट हो रही है साथियों। अब एकदम अच्छे से रहिएगा। ये तो था आपका अभी तक का मेंस आंसर राइटिंग। अब मेंस आंसर राइटिंग में आगे के कुछ प्रोविजंस भी आप डाल सकते हैं। बेयर एक्ट क्या कहता है आपका कि क्या रेंज है, तो पहला चैप्टर जो आएगा वह आएगा प्रिलिमिनरी, जिसके अंदर एक और दो सेक्शंस होते हैं। दूसरा जो चैप्टर आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस। अरे हर स्पेशल लॉ के अंदर स्पेशल जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, तो अगर इस पे पहला प्रिलिमिनरी, दूसरा स्पेशल जज, 3 से लेकर 6 तक की धाराएं कवर होंगी। तीसरे में आपको जितने ऑफेंस और पेनल्टीज, अपराध और शास्तियों को डिफाइन किया गया है। चैप्टर नंबर 4 में इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रियाएं बताई गई है। 17 और 18 में किस प्रकार से अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी की कुर्की कैसे की जाए, प्रॉपर्टी का फॉरफीचर कैसे किया जाए, ये 18 में दिया है। चैप्टर 5 के अंदर अप्रूवल सैंक्शन का मतलब क्या होता है, अप्रूवल से संबंधित प्रावधान है। अप्रूवल से संबंधित प्रावधान क्या है साथियों, कि प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्या, बिल्कुल, सेंट्रल कर्मचारी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट कर्मचारी है तो स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और कुछ मिसलिनियस प्रोविजन भी लास्ट में दिए गए हैं जो 19 से लेकर 31 तक को डील करते हैं। और यह सेगमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, एक क्वेश्चन फिक्स है यहां से आएगा 19 से 31 के बीच में। अब चलिए आगे की बात करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करें तो इसमें 2 सेक्शंस आते हैं चैप्टर 1 में, 1 और 2। अब चैप्टर 1 का नाम है प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक। सबसे पहले सेक्शन 1 की बात करते हैं साथियों। सेक्शन 1 क्या कहता है, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। इस एक्ट का नाम क्या है, इस एक्ट का नाम है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। हिंदी में कहें तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है। और ये एक्सटेंड कहां होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है। ये लागू कहां होता है, ये होल ऑफ इंडिया पर तो लागू होता ही होता है। साथ ही क्या कह रहा है, एंड इट अप्लाइज ऑल्सो टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सारे भारत के नागरिकों पर भी ये लागू होता है जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं। वापस पढ़ रहा हूं, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर तो है ही, और यह भारत के बाहर के, भारत के समस्त नागरिकों को भी लागू है। तो इंडिया का सिटीजन अगर अमेरिका रह रहा है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से नहीं बच सकता है। अभी आपका जवाब दे रहा हूं कुमार प्रफुल्ल जी, प्लीज वेट फॉर अ मिनट। नहीं, पब्लिक सर्वेंट की, देखो ये हम ऐसे नहीं क्वेश्चन कर सकते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन पूछे तो अच्छा रहेगा। सेक्शन 1 क्लियर हो गया, एक बार सेक्शन 2 में आते हैं सभी लोग, डेफिनेशंस में।
आपका आंसर अभी दे रहा हूं साथ, एक बार रुकिएगा, परिभाषाओं में आ जाते हैं, ठीक है, वेट करिए कुमार जी, टाइम आ रहा है उसका भी। अब देखिए डेफिनेशन पोर्शन सेक्शन 2 से स्टार्ट होता है। ये सबसे पहले सेक्शन 2A के अंदर इलेक्शन को परिभाषित करता है। इलेक्शन होता क्या है? इलेक्शन क्या होता है? इट मींस एनी इलेक्शन बाय व्हाटएवर मींस हेल्ड अंडर एनी लॉ, जो किसी भी कानून के अंदर हेल्ड किया गया हो फॉर द पर्पस ऑफ सेलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो इलेक्शन किस पर्पस से होता है? पहला बताइए, पार्लियामेंट के मेंबर्स को सेलेक्ट करने के लिए, या फिर और ऑफ एनी लेजिस्लेचर, किसी भी लेजिस्लेचर के मेंबर्स को सेलेक्ट करने के लिए, या फिर तीसरा किसी लोकल अथॉरिटी के, चौथा अदर पब्लिक अथॉरिटी के। तो अगर मैं बोलूं इलेक्शन के लिए तो डियर स्टूडेंट चार्ट जरूर बनाइएगा इसमें, ठीक है, जैसा मैं प्लस कोर्स के स्टूडेंट्स को हमेशा बनवाता हूं, आप भी बनाइए। इलेक्शन को यहां पे लिखिएगा सेक्शन 2A, बनाना सीखिए चार्ट को, है ना। आज चलो एक सेक्शन करा दे रहा हूं, एक सेक्शन से आप चार्ट बनाना सीख लीजिएगा। इसको बोलते हैं इलेक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्शन। इलेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? निर्वाचन। तो ब्रैकेट में लिखिए डियर स्टूडेंट्स निर्वाचन, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। जो ये आपका इलेक्शन है, ठीक है, इंक्लूड्स, इलेक्शन किसका किसका इलेक्शन इंक्लूड होगा इसके अंदर? और हिंदी मीडियम के हैं तो आप लिखिए सम्मिलित है, मतलब यहां पर इलेक्शन किसका किसका होगा। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं यहां पर, जो इलेक्शन होगा साथियों पार्लियामेंट से संबंधित, क्या लिखा है? सेलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इंक्लूड्स, एक बार इसको रफ करिएगा, इंक्लूड्स सेलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ, ठीक है, मेंबर्स ऑफ व्हाट? तो पहला लिखिएगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब जो आपका संसद है, उनके सदस्यों को चुनाव करने के लिए यहां यूज होगा। दूसरा, अगर लेजिस्लेचर की बात की जाए तो लेजिस्लेचर भी आ जाएगा यहां पे। तीसरा, अगर कोई लोकल अथॉरिटी की बात चल रही है तो लोकल अथॉरिटी के भी इलेक्शन यहां पर किए जाएंगे, ठीक है जी। फिर अगर आगे की बात करें तो पब्लिक अथॉरिटी का भी कोई इलेक्शन है तो वह भी यहां पर आ जाएगा, पब्लिक अथॉरिटी। अब हिंदी में भी देख देख के लिख दीजिएगा एज इट इज बेयर एक्ट से, राइट। इस तरह के ऐसे चार्ट को बनाया करिए आप लोग। क्यों ऐसा क्यों जरूरी है? क्लिक होगा एग्जाम में, जो आपकी लाइंस भरी भरी मिलती हैं उसको तोड़िए, ब्रेक करिए, काट छाट करिए, अपने दिमाग में घुसाइए, ये इससे ही होगा। समझ में आई बात? तो ये होता है इलेक्शन का मामला। अब आगे की बात देखिए, प्रेस्क्राइब्ड 2AA में है। प्रेस्क्राइब्ड मतलब जो भी प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स होता है, 2018 में इसको इंक्लूड किया गया था। अब देखिए सेक्शन 2 क्लॉज B, पब्लिक ड्यूटी का मतलब क्या होता है? Public duty means a duty in the discharge of which the state, the public or the community at large has an interest। मतलब ऐसी ड्यूटी जिसमें पूरी पब्लिक का हित है, उस ड्यूटी को पब्लिक ड्यूटी कहते हैं। मतलब उसमें नेचर कैसा है? उसका नेचर है पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। मैं कह रहा हूं मेरी पब्लिक ड्यूटी है, मेरी पब्लिक ड्यूटी है, तो मेरी पब्लिक ड्यूटी है तो कौन सी पब्लिक ड्यूटी होगी? मेरी पब्लिक ड्यूटी का मतलब वो ड्यूटी जिसमें किसका इंटरेस्ट होगा? जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट होगा, राइट। तो कितने हमने सेक्शंस किए? 2A, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। 2A में इलेक्शन, 2AA में प्रेस्क्राइब्ड, 2B में पब्लिक ड्यूटी। अब आगे की बात देखिए, यहां पर देखो साथियों एक वर्ड यूज हुआ है स्टेट। इसको अच्छे से समझे, क्या हो गया ये? ओके, इसको अच्छे से समझिएगा। एक वर्ड आया है ओके, यहां पर एक वर्ड आया है राज्य। क्या कह रहा है? पब्लिक ड्यूटी मींस अ ड्यूटी इन द डिस्चार्ज ऑफ विच द स्टेट, द पब्लिक और द कम्युनिटी हैज एन इंटरेस्ट। तो स्टेट का मतलब यहां पर क्या है? स्टेट को डिफाइंड किया है एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो मैं कैसे इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ूंगा? अब देखिएगा, इस एक्सप्लेनेशन को इस तरह से पढ़ाऊंगा। स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब होता है राज्य। इस राज्य के अंदर कोई भी कॉरपोरेशन, कोई भी निगम है वह आएगा। साथ साथ कोई भी अथॉरिटी या बॉडी है, प्राधिकरण या निकाय है, वह भी राज्य की परिभाषा में आएगा। तीसरा, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है तो वह भी राज्य की परिभाषा में आएगा। मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन का चार्ट दे रहा हूं,
इसको आप बना लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन का चार्ट है। तो ये तीनों के तीनों राज्य की परिभाषा में इंक्लूड होते हैं। आगे की बात, ओवर्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब इन तीनों को, कॉरपोरेशन को, अथॉरिटी या बॉडी को, या फिर गवर्नमेंट कंपनी को कौन ओवर्ड और कंट्रोल करता है? इसे सरकार ओवर्ड और कंट्रोल करती है, ठीक है। और गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी है? तो आपने कंपनी एक्ट 1956 पढ़ा होगा साथियों, कंपनी एक्ट 1956। इसी कंपनी एक्ट 1956 का एक सेक्शन है 617, जहां पर गवर्नमेंट कंपनी को परिभाषित किया गया है, वही गवर्नमेंट कंपनी यहां पर राज्य कहलाएगी। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं राज्य की परिभाषा में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, तो आप लिख सकते हैं, पहला कॉर्पोरेशन, दूसरा अथॉरिटी, तीसरा गवर्नमेंट कंपनी, जिसको सभी को कंट्रोल या ओवर्ड करती है गवर्नमेंट, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिएगा एक और बात, एक आप सभी के लिए मैं केस लॉ लेके आया हूं साथियों, केस लॉ, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। पब्लिक ड्यूटी जो हम पढ़ रहे हैं उसी के संबंध में केस लॉ है। क्या केस लॉ है? मियर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी बाय होल्डर ऑफ एनी ऑफिस, ठीक है, बाय होल्डर ऑफ एनी ऑफिस कैन नॉट ब्रिंग द इनकम्बेंट विद इन द मीनिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? देखो ये क्या कह रहा है कि क्या अगर मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हूं, पब्लिक सर्वेंट हूं, मैं पब्लिक ड्यूटी कर रहा हूं, बिल्कुल मैं पब्लिक ड्यूटी कर रहा हूं, तो मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, लेकिन अगर किसी कर्मचारी को कोई छोटे मोटे काम कराने के लिए बुला लिया गया और वो पब्लिक ड्यूटी निभा रहा है, तो क्या सिर्फ वो छोटा मोटा काम करने की वजह से वो पब्लिक सर्वेंट बन सकता है क्या? क्वेश्चन मेरा ये है। पब्लिक ड्यूटी तो कर रहा है, लेकिन क्या वह पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा? जल्दी बताएं। हाँ जी, तो ये बोल रहा है mere performance of public duties in office cannot bring the incumbent within the meaning of public servant। वो पब्लिक सर्वेंट सिर्फ छोटे मोटे काम करने की वजह से नहीं हो जाएगा। इस केस को डिसाइड किया था सीबीआई बैंक सिक्योरिटीज, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को शॉर्ट में लिख दीजिएगा, सीबीआई बैंक सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड सेल वर्सेस रमेश गेली का यह केस था, इसमें ही बताया गया था। फिर देखिए एक और केस था साथियों, एक केस और था, इस केस को भी आप लोग समझिए। ये केस वापस से उसी केस को मैं डिस्कस कर रहा हूं, रमेश गेली वाले को, ठीक है। सीबीआई बैंक सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड सेल वर्सेस रमेश गेली में एक और बात बोली गई थी। क्या बोली गई थी? चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर ऑफ एनी प्राइवेट बैंक। पहला नंबर डालो चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर, दूसरा डाल दो एमडी या तीसरा डाल दो डायरेक्टर ऑफ एनी प्राइवेट बैंक, ठीक है, किसी प्राइवेट बैंक का डायरेक्टर। cannot exclude from the definition of public servant against whom a case related to anti corruption is registered। क्या मतलब रहा? अभी तो बोला हमने अभी पढ़ाई करी डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ाई करी है कि पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वह सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होता है? यह अप्लाई होता है पब्लिक सर्वेंट के ऊपर। अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने? 100% यही बात होती है, मैं अभी भी कह रहा हूं बात सही है, लेकिन ये यहां पे कह रहा है किसी भी प्राइवेट बैंक के चेयरमैन, एमडी, डायरेक्टर पे ऊपर भी यह जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वह लागू होता है साथियों। तो क्या यह बात सही है या गलत है? देखो यह बात सही है, ये भले ही प्राइवेट कर्मचारी हैं, लेकिन इन प्राइवेट बैंक्स के ऊपर किसका कंट्रोल होता है साथियों? इसके ऊपर कंट्रोल होता है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपको जो है इसके ऊपर कंट्रोल होता है। सारे प्राइवेट बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक किसके अंडर में आते हैं? आरबीआई के अंडर में आते हैं। इसलिए इस कंट्रोल की वजह से क्या प्राइवेट बैंक अपने मनमाने तरीके से नियम बना सकते हैं? नो। प्राइवेट बैंक को आरबीआई के नियमों को पालना करना पड़ेगा। आरबीआई कह दिया कि इससे ज्यादा तुम लोन नहीं दोगे तो इनकी औकात नहीं है कि इससे ज्यादा लोन दे दे। अगर बोल दिया आरबीआई ने कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल जो आप देते हैं लोन उस पर इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो ये लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो दे आर फुल्ली कंट्रोल अंडर आरबीआई।
और दूसरी बात, ये जो आरबीआई एक्ट है, इनके ऊपर जो 1934 वाला था एक एक्ट, एक 1949 था डियर स्टूडेंट, ये सारे अप्लाई हो जाते हैं यहां पर। तो कुल मिला के इन पर्पस की वजह से यहां पर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि इनको इस तरह से रखा गया है। और यहां पर जो प्राइवेट बैंक के एमडी है, डायरेक्टर है, उनको भी ये अप्लाई होता है। तो उनके कर्मचारी, अगर मैं बोलूं आप सभी से कि क्या उनके कर्मचारी जो है वह पब्लिक सर्वेंट है या नहीं, तो यस या नो में अब कमेंट कीजिए। यस शगुन जी, कैसे हो? हेलो, ओके जी। चलिए, कुछ लोग यहाँ पे कमेंटिंग करते हैं कि सब्सक्रिप्शन लेना हो तो हमें कॉल करिए, इनको करिए। देखो सीधी सी बात है, आप कंसर्न ऑफिशियल से ही कांटेक्ट करिए, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप सभी को लेना हो। अभी ऑफर चल रहे हैं साथियों, लेकिन कहीं भी आप इधर उधर कहीं फंस गए तो देखो हम लोग की जिम्मेदारी उसमें नहीं रहेगी। जो भी आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन होते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ कंसर्न अपने डिपार्टमेंट से ही बात करें, कहीं इधर उधर भटकने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो पढ़ाई करनी है अपने को, इधर उधर बिजनेस करने तो आए नहीं हो आप लोग, है ना। तो चुपचाप अपना जो सीधा रास्ता है उसी से ही आप लोग चलिएगा, राइट। आगे की बात करते हैं। तो सर आईपीसी के केस इसमें डिफाइन पब्लिक सर्वेंट में डाला जा सकता है कि नहीं फॉर मेंस राइटिंग के लिए? हाँ, एकाक केस डाल दीजिए, एकाक केस डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। देखो मैं इतना सारा बोलता नहीं हूं, मैं अपना पढ़ाने पे ध्यान देता हूं जी, है ना। तो ये जो कमेंट्स करते हैं मैं ध्यान भी नहीं दे रहा हूं, बट प्लीज आप लोग अगर कमेंट भी कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग समझे बात को, किसी के साथ गलत मत करिएगा, बाकी कोई इश्यू नहीं है। सेक्शन 2 क्लॉज सी की बात करिएगा। ये क्या कहता है? पब्लिक सर्वेंट मींस, पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या होता है? तो सी को पढ़ने से पहले हम सभी लोग एक काम करते हैं, पब्लिक सर्वेंट को अभी नहीं पढ़ाऊंगा, पब्लिक सर्वेंट को सबसे लास्ट में डील करेंगे। एक काम करिए, सबसे पहले भ्रष्टाचार, सी को बाद में, पहले डी को डील कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग डी पे आइए। यस, आइए अनड्यू एडवांटेज। ठीक है, अनड्यू एडवांटेज का मतलब क्या होता है? देखिएगा, अनड्यू एडवांटेज का मतलब यहां पर करप्शन है। अगर मैं ऐसा बोलूं तो क्या मैं गलत हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब इस एक्ट ने करप्शन को परिभाषित नहीं किया है, बट इसने बता दिया अनड्यू एडवांटेज को। हाँ बिल्कुल बताऊंगा पब्लिक सर्वेंट का केस, कुमार प्रफुल्ल जी प्लीज वेट करिए। अनड्यू एडवांटेज मींस एनी ग्रेटिफिकेशन वॉट एवर अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन। अगर आपको कोई भी व्यक्ति हो, कहीं पे नौकरी कर रहे हो, पब्लिक सर्वेंट है, तो लीगल रेम्यूनरेशन जो आपको मिल रहा है, उस लीगल रेम्यूनरेशन के अलावा कोई अन्य फायदा अगर आप ले रहे हो तो ये माना जाएगा कि वह अनड्यू एडवांटेज है, असम्यक लाभ है। बात को समझिएगा, वह अनड्यू एडवांटेज है। अगर आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, लीगल सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? तो अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन, वॉट एवर ग्रेटिफिकेशन यू आर गेटिंग। अब ग्रेटिफिकेशन का मतलब कोई भी पारितोषिक अभिप्रेत चाहे जैसा भी हो, विधिक पारिश्रमिक से भिन्न कुछ भी ले रहे हो, तो सारा अनड्यू एडवांटेज असम्यक लाभ में आएगा। अब यहां पे एक वर्ड ग्रेटिफिकेशन यूज हुआ है। The word gratification is not limited to pecuniary gratification or to gratification estimate in money। बात को समझिए क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर जो ग्रेटिफिकेशन की बात ये बोल रहा है, क्या यह ग्रेटिफिकेशन साथियों, क्या यह ग्रेटिफिकेशन सिर्फ पैसा लेना ही हो सकता है? चलिए बंद ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो क्या यह ग्रेटिफिकेशन सिर्फ पैसे से हो सकता है? नहीं। अरे आपने कहा यार एप्पल का शोरूम चलाते हैं, एक फोनवा तो भिजवा दीजिए, तो फोन आप ले रहे हो काइंड में। तो ग्रेटिफिकेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। भ्रष्टाचार आप कोई पैसा नहीं लेके, पैसे के अलावा कोई सामान लेके भी कर सकते हो। बिना पैसे बिना सामान के भी भ्रष्टाचार हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मेरे भाई साहब का इंटरव्यू आरजेएस का, मैंने फोन कर दिया कि अरे वो हमारा भाई है और मैं एमएलए बोल रहा हूं, थोड़ा पास करा दीजिएगा। तो जो ये रिलेशन को देख के उसको पास कर दिया, ये भी भ्रष्टाचार है। ना तो मैंने अगले से पैसे लिए, ना ही मैंने कोई सामान लिया, टर्म्स के बेस पे मैंने काम कर लिया। दिस इज ऑल्सो भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार है क्या? यही अनड्यू एडवांटेज है जो किसी भी प्रकार से हो सकता है। ठीक है,
तो अगर मैं बोलूं साथियों, ये जो भ्रष्टाचार होता है, इसको हिंदी में अगर बात करूं मैं आप सभी से, तो भ्रष्टाचार को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में ऐसे तो लिखते हैं भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार को जरा तोड़िए, इसको ब्रेक करिए, हिंदी वाले सर जैसे करते हैं। भ्रष्ट प्लस, बताइए क्या आएगा? भ्रष्ट प्लस आचरण। ऐसा आचरण, आचरण को कहते हैं कंडक्ट। इस तरह से भी आप अपना मीनिंग लिख सकते हैं। ऐसा कंडक्ट, ऐसा आचरण जो भ्रष्ट है, जो करप्ट है, वह भ्रष्टाचार कहलाता है। बोलो, समझ में आया? तो ऐसा आचरण जो अपने आप में भ्रष्ट है, द कंडक्ट विच इज करप्ट इज कॉल्ड करप्शन। बोलो, समझ में आया क्या साथियों? भ्रष्ट प्लस आचरण, ठीक है। आगे की बात करते हैं अब। चलिए, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, ओके, तो यहां पर एक वर्ड आया है लीगल रेम्यूनरेशन, जो उसको मिलता है। तो लीगल रेम्यूनरेशन मिलना अच्छी बात है। तो लीगल रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं लीगल रेम्यूनरेशन का मतलब विधिक पारिश्रमिक। इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू रेम्यूनरेशन पेड टू पब्लिक सर्वेंट। कहने का मतलब जो बेसिक सैलरी आती है, सिर्फ वो ही इसमें नहीं रहेगा। लीगल रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी तो आपकी है ही, क्या कह रहा हूं, सैलरी तो आपकी है ही, साथ साथ आपको कोई भी कमीशन मिलता है, कोई भी आपको बोनस मिलता है। समझो बात को। ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 1961 के अंदर सैलरी को डिफाइंड किया गया है साथियों। सैलरी को क्या किया गया है? डिफाइंड किया गया है। वहां जाके मीनिंग देखिएगा। तो सैलरी मतलब बेसिक सैलरी तो होती ही होती है, प्लस कमीशन, बोनस, प्लस कोई भत्ते वगैरह मिलते हैं, अलाउंसेस वगैरह अगर आपको मिल रहे हैं, जिसको हम भत्ते कहते हैं, तो वह भी एक लीगल रेम्यूनरेशन की परिभाषा में जरूर आता है। बोलिए, समझ में आया सभी को? यस या नो? अनड्यू एडवांटेज, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए साथियों, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा आया है, जो कौन सा है? पब्लिक सर्वेंट का। क्या इसे स्टार्ट कर दिया जाए कि भाई पब्लिक सर्वेंट आखिर होता कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है और इसको समझने की हमें बहुत आवश्यकता है, राइट? ये लास्ट डेफिनेशन है इस एक्ट का, इसके बाद सारे डेफिनेशन खत्म हो जाते हैं। तो चलिए, मैं बेयर एक्ट को भी अपने साथ ले लेता हूं ताकि कोई गलती नहीं हो साथियों। चलिए, पहली बात को ध्यान से देखिएगा। पब्लिक सर्वेंट मींस एनी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्यूनरेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो मैं इसको अगर शॉर्ट में बोलूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? जो व्यक्ति, एक काम करते हैं, प्लीज वेट। हाँ, हाईलाइट हो रहा है क्या? अरे ये तो पूरा ही मिट रहा है, रुकिएगा दोस्तों। हाँ जी, अब देखते हैं। हाँ, हाईलाइट तो हो रहा है ना। विजिबिलिटी आ रही कि नहीं आ रही दोस्तों, जल्दी बताएं। पीला करने के बाद विजिबिलिटी आ रही या नहीं आ रही है? विजिबिलिटी तो आ ही रही होगी, कैसे नहीं आएगी? कलर थोड़ा हल्का ले लेते हैं ताकि आपको कीवर्ड्स में बना के दे दूं। ओके ओके, देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है? एनी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ दी। अगर कोई भी पर्सन किसमें है? कोई भी सर्विस या कोई भी पे के अंदर काम कर रहा है। एनी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ दी गवर्नमेंट, कोई भी सर्विस में या गवर्नमेंट से रेम्यूनरेशन ले रहा है तो वो किस में आएगा? बिल्कुल वह भी इसमें ही आएगा। बट क्लियर नहीं दिख रहा है? ओके, चलो हटाओ भाई इसको। तो बॉक्स बना देता हूं साथियों। मेरे पास बहुत तरीके हैं। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। समझ रहे हो? बहुत सारे तरीके हैं पढ़ाने की। चलिए, पेन कहाँ चला गया भाई? आजा। ओके, अब बॉक्स बना के पढ़ा देता हूं। तो देखिए, कोई भी पर्सन जो इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट है या फिर उसको गवर्नमेंट से रेम्यूनरेशन मिलता है तो वह भी पब्लिक सर्वेंट है। पहली बात। आगे दूसरी बात, एनी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ लोकल अथॉरिटी। कहीं आपको कोई लोकल अथॉरिटी है वो पेमेंट कर रही है तो भी आप क्या है? तो भी आप पब्लिक सर्वेंट है।
तो दो आंसर तो आपको याद हो गए होंगे। अगर आप पब्लिक सर्वेंट, पहला क्या बोला, अगर आप किसके पे में है, गवर्नमेंट के पे में है, आपको रेम्यूनरेशन सैलरी मिल रही है, दूसरा लोकल अथॉरिटी आपको सैलरी दे रहा है, तो भी आप कौन होंगे, पब्लिक सर्वेंट। तीसरी बात, एनी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ अ कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर अ कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट। देखो क्या बात बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा। कोई भी पर्सन, वो किसकी सर्विस में है या किसके पे में है, कोई भी कॉरपोरेशन के अंदर है, जिस कॉरपोरेशन को, यहां लिख दीजिएगा, कॉरपोरेशन के अंदर काम कर रहा है, बट इस कॉरपोरेशन को एस्टेब्लिश किसने किया है, एस्टेब्लिश किसने किया है, किसी भी गवर्नमेंट ने, मतलब कंट्रोल किसका है वहां पर, गवर्नमेंट का है, दैट्स इट। तो वह भी कॉरपोरेशन क्या कहलाएगा, वह कॉरपोरेशन भी, जो व्यक्ति उस कॉरपोरेशन में काम कर रहा है, वह भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। कोई भी जज है तो जज भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। इसके चौथे के बाद पांचवी बात, एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा ऑथोराइज कर दिया गया है टू परफॉर्म एनी ड्यूटी, ठीक है, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन इसके अंदर साथियों कौन कौन आएगा, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से देखिएगा। जो कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ऑथोराइज्ड है, साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कर रहा है, इंक्लूडिंग कोई भी लिक्विडेटर हो गया, कोई मामला मान लो दिवालिया हो गया तो लिक्विडेटर आता है, रिसीवर हो गया, कमिश्नर हो गया, ये सभी भी कौन है, पब्लिक सर्वेंट है। चौथी बात, छठी बात है, एनी एर्बिट्रेटर, कोई एर्बिट्रेटर है, एर्बिट्रेटर का मतलब कोई मध्यस्थ है या अन्य व्यक्ति है, तो वह भी पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में आएंगे। आठवां पॉइंट, सातवां और आठवां इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल, जो ये इलेक्शन के काम में अधिकारी वगैरह होते हैं, वह भी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है जी। आठवें पॉइंट की बात देखिएगा, एनी पर्सन हु होल्ड्स एन ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज ऑथोराइज्ड और रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी। आगे बात चलिए, अब कुछ केस बता रहा हूं आपको साथियों, आठवें के बेस पे केस आपके लिए लाया हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, मुझे कोल्ड नहीं, मुझे मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज का लेक्चर मैं शायद नहीं ले पा रहा था, फिर भी मैंने कहा अगर घर में बैठे रहेंगे तो बीमारियां और हो जाएंगी, क्यों ना आज लेक्चर को लेते हैं, अपने आप सब सही हो जाएगा। क्योंकि किसी ने कह दिया लोहे को लोहा काटता है, फुल में एसी चला के लेक्चर ले रहा हूं, होने दो जुकाम को। आइए आगे की बात करते हैं। सीबीआई, सेंट्रल बैंक इन्वेस्टिगेशन, बैंक सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड सेल वर्सेस रमेश गेली, ये 2016 के सुप्रीम कोर्ट का केस था। इसमें क्या बोला गया इस गेली वाले केस में, परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय होल्डर एनी ऑफिस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, मियर परफॉर्मेंस। देखो क्या मैंने तोड़ा है, क्यों तोड़ा है, समझे इस बात को, कि कोई भी परफॉर्मेंस कर रहा है पब्लिक ड्यूटीज को, ठीक है, बाय होल्डर ऑफ एनी पब्लिक एनी ऑफिस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, मतलब कोई भी ऑफिस है, उस ऑफिस को होल्ड कौन कर रहा है, उस ऑफिस को होल्ड कर रहा है कोई भी पब्लिक सर्वेंट। अगर उसने केवल और केवल परफॉर्मेंस दिया है, मियर परफॉर्मेंस किया है किसी भी पर्सन ने, तो क्या उस व्यक्ति को पब्लिक सर्वेंट में इंक्लूड किया जाएगा या फिर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मेरी बात को वापस सुने, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो क्या पता, इंटरप्रिटेशन वापस कर देता हूं, समझो मैं क्या कह रहा हूं। अरे भाई तू चल क्यों नहीं रहा है। हाँ जी, एक बार मेरा इंटरप्रिटेशन फिर से समझिएगा मैं क्या पूछ रहा हूं। चलिए प्रश्न वापस रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, मियर परफॉर्मेंस कर रहा है, कहां पर मियर परफॉर्मेंस कर रहा है, ये किसी भी ऑफिस में, जो पब्लिक सर्वेंट जहां पर जॉब करते हैं, पब्लिक सर्वेंट से संबंधित किसी भी ऑफिस के अंदर, तो क्या मियर परफॉर्मेंस करने की वजह से, केवल उनके छोटे मोटे काम करने की वजह से यह व्यक्ति क्या गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाएगा, क्या पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा, क्या यस या फिर नो, जल्दी बताएं। जल्दी बताएं डियर स्टूडेंट्स। तो आंसर आपका होगा नो, बिल्कुल नहीं। मेयर परफॉर्मेंस की वजह से ना वो पब्लिक ड्यूटी में आएगा ना यहां पर आएगा।
आगे की बात देखिएगा, एक 9th पॉइंट है उसको जरा देख लीजिए। 9th पॉइंट कह रहा है कोई भी पर्सन जो कि क्या है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या अदर ऑफिस बियरर है ऑफ अ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी का, एग्रीकल्चर हो, चाहे वो फाइनेंस हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो, चाहे वो अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कहलाती हो, गवर्नमेंट कंपनी के कंट्रोल में है, तो उस डिपार्टमेंट के, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई भी अध्यक्ष, कोई भी सेक्रेटरी या अदर ऑफिस बियरर, वो भी पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आ जाएंगे। 10th, एनी पर्सन हु इज, फिर से कोई व्यक्ति जो चेयरमैन है, मेंबर है, एम्प्लॉई है, किसका है, किसी भी सर्विस कमीशन का, किसी भी बोर्ड का, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, ठीक है, तो वहां का चेयरमैन, मेंबर और एम्प्लॉई भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा। 11 पॉइंट, एनी पर्सन हु इज ए वाइस चांसलर, वीसी साहब है, ठीक है, या फिर कोई मेंबर है, पहला ये या दूसरा ये, ऑफ एनी गवर्निंग बॉडी, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और एनी अदर टीचर, एम्प्लॉई, ये सारे पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। लास्ट देखिए 12th पॉइंट, एनी पर्सन हु इज एन ऑफिस बियरर ऑफ एन एम्प्लॉई एंड ऑफ एन एजुकेशनल, साइंटिफिक, सोशल, कल्चरल अदर इंस्टीट्यूशन, वो सारे भी क्या आ जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आ जाएंगे। आई होप एकदम कीवर्ड, जैसे देखो मैं पूरी लाइन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं साथियों, कीवर्ड को निकाल रहा हूं, तो आप लोग क्या पूरी लाइन पढ़ेंगे? देखिए ऐसा काम मत करिए आप, है ना, कीवर्ड को बनाएंगे तो बहुत लॉन्ग टर्म आप लोग जाएंगे और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, चलिए अब यहां तक आपका आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट सेक्शन आज का करेंगे जो कि कौन सा है, स्पेशल जज से संबंधित है, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को भी डील करने का मेरा प्लानिंग है साथियों, राइट। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, प्लीज वेट अ मिनट। यस, तो आगे की बात कर लेते हैं फटाफट। चैप्टर नंबर 2 जो आपका है उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जज की बात होती है। सेक्शन 3 कहता है कि किसके पास पावर है कि वो अपॉइंट कर सकता है स्पेशल जज को, ठीक है, स्पेशल जज को अपॉइंट करने का पावर किसके पास है, तो यहां लिख रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। अगर मैं बोलूं इसको चार्ट से पढ़ते हैं तो सबसे पहले चार्ट में जाने से पहले पहली पॉइंट को हम कवर कर लेते हैं कि अगर प्रश्न आ जाता है इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर स्पेशल जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो पहला आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर दूसरा आएगा स्टेट गवर्नमेंट। मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट एज मेनी एज स्पेशल जजेस एज नेसेसरी, ठीक है। तो कुल मिला के स्पेशल जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, एक लाइन में याद कर लो, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट करता है, ठीक है। आगे की बात, दूसरी बात देखिएगा, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। अब ए और बी का संबंध किससे है, सेक्शन 3 के क्लॉज 1 से है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये यहां से क्या कह रहा है, अपॉइंट एज मेनी स्पेशल जजेस एज मे बी नेसेसरी फॉर सच एरिया और एरियाज और सच एरियाज और फॉर सच केसेस और ग्रुप ऑफ केसेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन टू ट्राई द फॉलोइंग ऑफेंस नेमली। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो स्पेशल जजेस को अपॉइंट कर रही है, किस लिए, ताकि वो ऑफेंसेस को क्या करे, ऑफेंसेस को वो ट्राई करे। कौन कौन से ऑफेंसेस को ये ट्राई करेंगे, पहला जो पनिशेबल है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर उनको ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा कोई भी कॉन्स्पिरेसी है टू कमिट और एनी अटेम्प्ट टू कमिट और अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी षड्यंत्र कर रहे हैं आप, कोई भी आप प्रयत्न कर रहे हैं, दुष्प्रेरण कर रहे हैं, अबेटमेंट कर रहे हैं। याद आ रहा है वो दिन 107 से लेके 120 तक के वो पॉइंट आईपीसी के, अटेम्प्ट, ये क्या कहते हैं, माफ कीजिएगा, कॉन्स्पिरेसी और कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट और अबेटमेंट, तो ये किसका पॉइंट है, अबेटमेंट का, दुष्प्रेरण का, इनको भी साथ में पढ़िएगा। तो यहां पर ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जरूर आएंगे। अगली बात देखिएगा, क्वालिफिकेशन, सेकंड वाले को हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, इस सेकंड क्लॉज को हम चार्ट से समझते हैं। एक चार्ट देखिएगा, स्पेशल जज जो अपॉइंटमेंट किया गया है इसका क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो यहां पर देखिए कौन स्पेशल जज कौन बन सकता है, कौन, हु कैन बी स्पेशल जजेस, हु इज क्वालिफाइड टू बिकम स्पेशल जज। तो पहला देखिएगा कोई भी सेशन जज, राइट, पहला पॉइंट क्या है, कोई भी सेशन जज, कोई भी एडिशनल सेशन जज, कोई भी एडिशनल
असिस्टेंट है जी, कोई भी असिस्टेंट सेशन जज, तो सेशन जज तो स्पेशल जज बनेगा ही बनेगा, साथ में जो सेशन जज एडिशनल है और साथ ही जो सेशन जज क्या है असिस्टेंट वाला है, ये तीनों के तीनों कैपेबल है किस चीज के लिए, सेशन जज बनने के लिए। आई बात समझ में? तो सेशन जज कौन बन सकता है, ऑप्शन पूछेगा ए, बी या फिर सी, तो आप लिखेंगे डी, ऑल ऑफ दी अबव। आगे चलिए, These are qualified to appoint as special judge, इनको क्वालिफाइड किया गया है, ये स्पेशल जज बन सकते हैं। ओके जी, आगे की बात करते हैं हम। आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्पेशल जजेस कौन कौन बन सकते हैं, तीनों नाम जरूर लिख के आइएगा। देखो सेक्शन 3, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 हमने अच्छे से पढ़ा। अब इसके बाद डायरेक्ट अगर आप बेयर एक्ट में सेक्शन 26 पे जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 26 क्या कहता है साथियों, स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952। अगर इस एक्ट के अंदर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 एक कानून है, इस कानून 1952 वाले कानून के अंदर अगर किसी भी स्पेशल जज को अपॉइंट किया जाता है तो उसे माना जाएगा कि वह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर स्पेशल जज भी है। गेटिंग अ पॉइंट? तो कुल मिला के वापस से सुनिएगा, अगर कोई भी स्पेशल जज को अपॉइंट किया जाता है किस कानून के अंदर, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 के अंदर, शैल बी डीम्ड, उसे माना जाएगा टू बी अ स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो क्या जो ये स्पेशल जज अपॉइंट हो रहा है, ये जो स्पेशल जजेस अपॉइंट हो रहे हैं, अगर ये जजेस अगर मान लीजिए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 में अपॉइंट है, तो क्या इन जजेस को स्पेशल जज मान सकते हो? 100% ये सेक्शन 3 के अंदर स्पेशल जजेस की कैटेगरी में आएंगे। दैट्स इट। तो स्पेशल जजेस का अपॉइंटमेंट क्या सेक्शन 3 में ही होता है? नहीं, स्पेशल जजेस का अपॉइंटमेंट सेक्शन 3 के साथ साथ सेक्शन 26 के माध्यम से हम जब पढ़ेंगे तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 के अंदर भी होता है। तो ये दो कानून है स्पेशल जज के संबंध में। आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे की बात बताने से पहले सुन लीजिएगा, आप सभी के लिए सेलिब्रेट योर लव फॉर लर्निंग, ओनली लव फॉर लर्निंग होना चाहिए, नॉन फॉर एल्स, राइट? सिर्फ लव लर्निंग के लिए करिए। 20% ऑफ है ऑल जुडिशरी सब्सक्रिप्शन पर। आप लिंकिंग कोड यूज करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। 11 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक ये आपका पूरा मामला चलेगा, ठीक है? 11 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक को आपके पास ये ऑफर वैलिड है, जहां पे आप 20% ऑफ अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं बताऊं, रेगुलर लिंकिंग बैच चल रहा है साथियों, जहां पर मैं आप सभी को सबसे पहले दिन की शुरुआत करता हूं। सुबह कितने बजे आता हूं साथियों? कई स्टूडेंट होंगे, सुबह 6:30 बजे मैं आपको कहता हूं गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी लोग? ठीक है, वैसे मेरे पहले ही आ जाते हैं, जैसे राजा है, राजा स्टूडेंट है, पहले ही आ जाते हैं, वो सबसे पहले गुड मॉर्निंग करते हैं। तो रेगुलर लिंकिंग बैच 4.0 में 6 अक्टूबर से स्टार्ट है। इसका ड्यूरेशन 6 महीने का है साथियों, जहां पर आप अभी भी अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। बैच के अंदर तनसुख पालीवाल सर हैं, अपूर्वा जी हैं, सूर्या सर हैं हमारे। मैं देखो कितना अच्छा टीचर हूं, है ना? और देखिए हमारे सबसे जो मैं कहता हूं ओल्ड इज गोल्ड, कितना भी पुराना वाइन हो जी डियर स्टूडेंट्स, उतना ही नशा करता है। तो हमारे सबसे वाइन कह सकते हैं रेस्पेक्टिव वे में सबसे अच्छे हिंदी के प्यारे प्यारे टीचर जो है हमारे सर हैं, जो कि कौन है? शुक्ला सर हैं, राइट? आगे की बात, टेस्ट सीरीज ऑन जजमेंट राइटिंग, जो जजमेंट राइटिंग है उसकी टेस्ट सीरीज भी है हिंदी और इंग्लिश में। अक्टूबर 6 ऑनवर्ड 7 PM 2 क्वेश्चंस 90 मिनट्स, राइट? ये भी आप देख सकते हैं। एंड एमपी एडीपीओ का जो अभी एग्जाम आने वाला है उसका रैपिड लिंकिंग बैच भी चल रहा है, ठीक है? तो इस बैच में भी आपको मैं पढ़ा रहा हूं, देखिए मैं यहां पर हूं। इस रैपिड बैच में भी आपको मैं बहुत सारे कोर्सेज कराऊंगा जो 15 सितंबर से चल रहा है। 3 महीने के लिए इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपी एडीपीओ। नाउ जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि आपको लेक्चर हम प्रोवाइड करते हैं। फिर आरजीएस के लिए देखिए सिलेक्शंस हमने दिए हैं सर, आरजीएस में बहुत सारे सिलेक्शंस दिए हैं,
ठीक है। फिर उसके बाद जुडिशरी आइकॉनिक नाउ जो लाइव है उसके क्या बेनिफिट्स है, यहां पर आप सभी को लाइव डाउट सॉल्विंग, लाइव मेंटरशिप, मेंस फोकस, टेस्ट सीरीज, ऑल द बेनिफिट ऑफ प्लस इज अवेलेबल हियर, राइट। आफ्टर दैट एक फ्री क्लास भी होती है। चलिए आज कोशिश करूंगा रात को 10 बजे फ्री वाली क्लास एक ले लूं मैं, ठीक है। अभी देखता हूं टाइम को कैसे मैनेज करना है। स्पेशल का मतलब इट इज फ्री। अब ये जो फ्री क्लास होती है यहां पर आप अनअकैडमी ऐप के ऊपर आप ये ले सकते हैं, जहां पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोल्स, रेज अ हैंड, यहां पे बेल आइकन में प्रेस करने का ऑप्शन, उसके बाद आप कहेंगे पोल्स, लेक्चर नोट्स, एनी टाइम एनीवेयर फैसिलिटीज आर देयर, राइट। अब if I am talking about Unacademy subscription, there are two kind of subscriptions. First one is plus subscription, जहां पे आप क्या 6, 12, 18, 24 मंथ्स के कोर्सेज ले सकते हैं। और आइकॉनिक में आप 3 ऑप्शंस है 6, 12 और 24 मंथ्स, जहां पे आप लिंकिंग कोड यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑफ आपको जरूर मिलेगा साथियों। अब देखिए अगर किसी को डाउट है प्लस क्या है, तो प्लस क्लास के अंदर लाइव क्लास आपको रहेगा, आप लाइव अटेंड करेंगे सारी, कोई रिकॉर्डेड नहीं होता है। वीकली टेस्ट आप ले सकते हैं। हाँ, अगर आपने क्लास छोड़ दी है, बाद में किया है, तो रिकॉर्डेड देखिए। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा, कितनी बार भी प्लस क्लास देखो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको यहाँ पे अवेलेबल किया जाएगा। और आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन, टेस्ट एनालिसिस भी रहता है, ठीक है जी। अब कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट आपको लगता है कि मैंने जो पढ़ाया है वो इनएप्रोप्रिएट है, तो भाई आप यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर बक्स बाउंड्री के माध्यम से कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अब मैं आ जाता हूं आप सभी के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। साथियों क्या कह रहे हैं जल्दी बताएं। टेस्ट सीरीज जजमेंट राइटिंग का लिंक क्या है? ओके, मैं अभी आपको शेयर करवाता हूं डियर स्टूडेंट। अगर मुझे पता चलते ही सुबह वाली क्लास कैसे लो, उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अगर आपके पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है तो आप सुबह 6:30 बजे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्लस कोर्स में। हाँ, फ्री के लिए आप रात को 10 बजे मिलिए, गुड नाइट करने आएंगे आपको पढ़ा के। रात को 10 बजे अब से मैं फ्री क्लासें भी लूंगा। हाँ जी, बस आज के लिए इतना ही। यस, देखो अब थोड़ा सा मैं आगे विराम लेना चाहूंगा कि अगली क्लास में मैं आपको क्या लेके आऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू, इसी के आगे ही चलेंगे। कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू अगली क्लास रहने वाली है करप्शन एक्ट के अंदर। साथियों करप्शन एक्ट के अंदर ही अभी मैं कंटिन्यू रखूंगा, एक क्लास लूंगा और खत्म कर दूंगा कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू। तो बी रेडी फॉर कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू, हम इसको जरूर करेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे लिंक से जुड़ना चाहते हैं कि भैया टेलीग्राम लिंक क्या है, तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप मेरे को क्या कर सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं लिंकिंग लॉस अनूप सर के नाम से ये टेलीग्राम लिंक है, जहां पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स, ताकि आपकी क्लासेस छूटे नहीं। हाँ, कोशिश करूंगा, ओके, कोशिश करूंगा धीरज जी। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट। सभी को मेरी तरफ से जाने से पहले एक बार जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, दूसरों का नहीं। सर मेंस के लिए नोट्स बिल्कुल देंगे। बाय बाय।